डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2871 से 2880 तक। वो मर गए। कमरे में मौजूद तमाशाई सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है को फर्श पर गिरा हुआ देखकर दंग रह गए। उनके जहन इस सूरत हाल को समझने से कासिर थे। खास तौर पर कोल्ड शेडो और सोलर टेम्पल का लंबे बालों वाला नौजवान साकित दिखाई दे रहे थे। उनके जिस्म बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थे, जबकि वो इन दो लाशों को घोर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? इंस्ट्रक्टर एक बार भी बर्दाश्त न कर सका। वहां मौजूद दीगर तमाम अफराद के मुकाबले में कोल्ड शेडो और इस नौजवान को सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है की ताकत का कहीं बेहतर अंदाजा था। इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि उन दोनों बुजुर्गों की जंगी महारतें बियॉन्ड डोमेन रीलिम के करीब थीं, सिर्फ उनके बुनियादी औसाफ और माना बॉडीज ही उन्हें इसी सतह के सुपीरियर मते कराकिशों से लड़ने के लिए काफी थीं। इतनी गैर मामूली ताकत के बावजूद सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है मरने से पहले सैफ अली के खिलाफ जर्रा बराबर भी मुजाहमत करने में नाकाम रहे। ये बात महज नाकाबिल यकीन थी। युआन ताशिन और पर्पल जेड भी इस सूरत हाल पर उसी तरह हैरान थे। उनके जहन तवील वक्त गुजरने के बाद भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें एक फलक शिगाफ जंग की तवक्को थी और उन्हें यह भी महसूस हुआ था कि सैफ अली ने सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है को उकसा कर नादानी की है। बहरहाल, अगर ये दो सुपीरियर मतेका के बराबर जंगजू अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते तो जीरो विंग की रहाइशगाह को तबाह करना उनके लिए नामुमकिन ना होता। अगर सैफ अली बिलाखिर उन्हें मारने में कामयाब हो भी जाता, तब भी जीरो विंग को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। मगर अब ताहम वहां मौजूद दीगर तमाम अफराद के बरक्स नीदर किंग रीलोस की तवज्जो सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है की लाशों पर नहीं थी। इसके बजाय वो खिड़की के पास सुकून से खड़े सैफ अली के सरापे को घोर रहा था। इसकी आंखें खौफ और दहशत से फैली हुई थीं। एक दर्जा 5 का सॉरुड सेनेट। अगरचे ये सिर्फ एक लम्हा था, लेकिन जब सैफ अली ने अपना हमला किया तो रीलोस ने अपने जिस्म पर एक बेमिसाल खौफ तारी होते महसूस किया था। वो रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाने वाला खौफ सिर्फ सैफ अली की खौफनाक ताकत को देखने से नहीं आया था, बल्कि ये एक फितरी और हड्डियों तक सरायत कर जाने वाला खौफ था। रीलोस कोई आम दर्जा 4 का खिलाड़ी नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी माना बॉडी को नाकाबिल यकीन हद तक तैयार किया था। अगर वो इसी दर्जे के किसी खिलाड़ी का सामना कर रहा होता तो उसका जिस्म ऐसा रद्द अमल जाहिर न करता। रीलोस इस सूरत हाल की वाहिद वजाहत जो कर सकता था वो ये थी कि सैफ अली अब दर्जा 4 का खिलाड़ी नहीं रहा था, बल्कि सैफ अली पहले ही दर्जा 5 का सॉरुड सेनेट बन चुका था। अगरचे रीलोस ने लाशौरी तौर पर अपने अब से सरगोशी की थी, लेकिन इसने ऐसा किसी निजी चैनल पर नहीं किया था। लिहाजा इसकी आवाज जितनी भी धीमी क्यों ना हो, वहां मौजूद दर्जा 4 के माहिरीन ने इसे साफ साफ सुन लिया। दर्जा 5। हर कोई एक के बाद एक सैफ अली की तरफ मुड़ा। इससे पहले वो सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है की मौत से इस कदर सदमे में थे कि वो सैफ अली के वजूद और इस मुख्तसर जमूद और खौफ को भूल गए थे जो उन्होंने महसूस किया था। ये कैसे मुमकिन है? वो पहले ही दर्जा 5 तक पहुंच चुका है। कोल्ड शेडो और लंबे बालों वाले नौजवान के चेहरों पर संजीदा तासुरात थे। जब उन्होंने सैफ अली की तरफ देखा, उनके जहन इस बात को तस्लीम करने से इनकारी थे। सैफ अली ने अब अपनी ताकत को नहीं छुपाया था, लिहाजा कमरे में मौजूद हर शख्स लाइफ रेटिंग में फर्क की वजह से पैदा होने वाले जबरदस्त दबाव को महसूस कर सकता था। सैफ अली की लाइफ रेटिंग ऐसी थी जो किसी भी दर्जा 4 के खिलाड़ी के पास नहीं हो सकती थी। अगर दर्जा 4 के खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग को अलाव के बराबर करार दिया जाए तो सैफ अली की लाइफ रेटिंग तपते सूरज की तरह थी। जब तक वो जानबूझकर अपनी लाइफ रेटिंग को दबाकर छुपाता नहीं, कोई भी इसे महसूस करने में नाकाम नहीं रह सकता था। क्या यही वजह है कि वो 2 सुपर गिल्ड्स को नजरअंदाज करने की हिम्मत रखता है?
जब युआन ताशिन ने सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है की लाशों को देखा और फिर सैफ अली की बेनियाजी को, तो उसके दिल में सदमा कई गना बढ़ गया। दरी असना, पर्पल जेड के पास अल्फाज नहीं थे, इसके चेहरे पर पेचीदा तासुरात थे। वो जीरो विंग सिटी अपनी तरक्की का तयन करने आई थी और ये देखने के किया वो सैफ अली के बराबर पहुंच सकती है नहीं। ताहम बराबर पहुंचना तो दूर की बात, वो दोनों अब एक ही मैदान में खड़े भी नहीं थे। दर्जा 5। मौजूदा दौर में दर्जा 5 के वजूद पहले ही गार्ड्स डोमेन के आला तरीन वजूद समझे जाते थे। वो अकेले ही पूरी ममलुकत को तबाह करने की सलाहियत रखते थे, ऐसे राकुशस जिनके खिलाफ कोई भी मौजूदा दर्जा 4 का खिलाड़ी खड़े होने की उम्मीद नहीं कर सकता था। गिल्ड लीडर फायर डांस की आंखें खुशी और सदमे से भर गईं जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। ये इंकिशाफ बहुत हैरान कुन था। अगर जीरो विंग को पहले 5 बड़े सपर गिल्ड्स से खौफजदा होना पड़ता था, तो अब वो उनके वजूद को नजरअंदाज कर सकता था। बहरहाल दर्जा 4 और दर्जा 5 के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। यहां तक कि अगर 5 बड़े सपर गिल्ड्स के पास बहुत से गैर मामूली ताकतवर खिलाड़ी और बियॉन्ड डोमेन रीलिम के अफराद भी हों, तब भी इनमें से कोई भी दर्जा 5 के वजूद का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जब तक 5 बड़े सपर गिल्ड्स इसी तरह का दर्जा 5 का माहिर पैदा नहीं कर लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो बड़ी तादाद में दर्जा 4 के माहिरीन के साथ जीरो विंग पर हमला ही क्यों ना कर दें। मजीद ये कि दर्जा 5 के खिलाड़ी के लिए किसी गिल्ड सिटी को तबाह करना बच्चों का खेल था। सिर्फ मैन सिटी की सतह का गिल्ड सिटी ही दर्जा 5 के खिलाड़ी को पीछे हटा सकता था। मजीद बरा, अगर किसी के पास जवाबी कार्रवाई का कोई जरिया ना हो, तो एक मैन सिटी भी आखिरकार दर्जा 5 के खिलाड़ी के सामने ढेर हो जाएगा। जब फायर डांस दिल ही दिल में सैफ अली की इस कामयाबी का जश्न मना रही थी, सैफ अली ने अपनी नजरें कोल्ड शेडो और सोलर टेम्पल के नौजवान पर जमाई। उसने फिर सुकून से कहा, मैंने आज इन दोनों को सिर्फ एक छोटी सी सजा दी है। अगर आपके दोनों गिल्ड्स ने एक बार फिर ऐसी हरकत की, तो मुझे आपके हेड क्वार्टर का दौरा करने में कोई एतराज नहीं होगा। कोल्ड शेडो और इस नौजवान के पास सैफ अली की तरदीद करने का कोई ख्याल नहीं था। वो अपने गिल्ड के अरकान के साथ फौरन इस्तिकबालिया कमरे से चले गए। नीदरवर्ल्ड एम्पायर और सीक्रेट पवेलियन के अरकान ने खामोशी से पेचीदा जज्बात के साथ दोनों सपर गिल्ड्स के अरकान को जाते हुए देखा। इससे पहले वो जीरो विंग को महज एक और सपर पावर समझ रहे थे। ताहम अब जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन का नंबर 1 गिल्ड कहना मुबालगा आराई नहीं होगी। ना सिर्फ जीरो विंग के पास दर्जा 5 का सौरुड सेनेट था, बल्कि उसके पास जीरो विंग सिटी जैसी मुकद्दस सरजमीन भी थी। इस मकाम पर 5 बड़े सपर गिल्ड्स भी इसका मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। काफी वक्त मिलने पर जीरो विंग का गार्ड्स डोमेन का नंबर 1 गिल्ड बनना यकीनी था। इस मौके पर रीलॉस अचानक अपनी नशिस्त से उठा, सैफ अली के करीब आया और एहतराम से कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम में रीलॉस नीदरवर्ल्ड एम्पायर की जानिब से जीरो विंग के साथ शराकतदारी कायम करना चाहता हूं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जीरो विंग सिटी में एक आर्जी गिल्ड रहायशगाह की जरूरत है। बदले में नीदरवर्ल्ड एम्पायर जीरो विंग को मगरबी बर्रे आज़म में वसाइल और कारोबारी रवाबित फराहम करेगा। हम बैरूनी दुनिया के खिलाड़ियों के खिलाफ मुजाहमत के लिए जीरो विंग के साथ एक फौजी इत्तेहाद भी कायम करेंगे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मैं जान सकता हूं कि आप इस तजवीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। अगरचे रीलॉस का एहतराम वाला रवैया और मुखलिसाना पेशकश दूसरों के लिए हैरान कुन हो सकती थी, लेकिन नीदरवर्ल्ड एम्पायर के निकाब पोश नौजवान और युआन ताशिन को ये सूरत हाल बिल्कुल भी गैर मुतवक्के नहीं लगी। अगरचे रीलॉस जैसे माहिर के लिए दर्जा 5 तक पहुंचना नामुमकिन नहीं था, लेकिन ये फिर भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल काम था। इसकी वजह यह थी कि दर्जा 5 में तरक्की का खिलाड़ी के जंगी मेयार से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर माना पर कंट्रोल और समझ बूझ और दर्जा 5 की माना बॉडी बनाने की सलाहियत पर था। खुद दर्जा 5 तक पहुंचने से पहले अगर रीलॉस दर्जा 5 के वजूद के सामने तकब्बुर का मुजाहिरा करता तो वो सिर्फ अपनी मौत को दावत देता। पीछे न रहते हुए युआन ताशिन ने भी सीक्रेट पवेलियन की जानिब से इसी तरह की शराकतदारी की पेशकश की। फर्क सिर्फ इतना था कि सीक्रेट पवेलियन सिर्फ जीरो विंग सिटी और स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफा में मदद करेगा, वो किसी दूसरी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, मैं आपकी शराइत से इत्तेफाक कर सकता हूं, सैफ अली ने दोनों गिल्ड्स की पेशकशें सुनने के बाद कहा। ताहम मेरी एक इजाफी शर्त है। इस हौसला अफजा जवाब पर रीलॉस थोड़ा पुरजोश हुआ और पूछा,
बड़ा करम फरमाए गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। शुरू में रीलोस ने सोचा था कि सैफ अली उसकी पेशकश से इत्तेफाक नहीं करेगा और जीरो विंग सिटी के वसाइल पर इजारादारी कायम करने का इंतखाब करेगा। सैफ अली की मुज़ाकरात की आमादगी एक मुस्बत नतीजा था। युआन ताशिन ने भी रीलोस की बातों से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। सैफ अली मुस्कुराया और कहा, मेरी शर्त सादा है, एक मुकम्मल गिल्ड लीगेसी। अगर आपके दोनों गिल्ड्स मुझे अपनी मुकम्मल गिल्ड लीगेसीज फराहम कर सकते हैं तो मैं आपको फौरन जीरो विंग सिटी में आर्जी रहाइशगाहें दे सकता हूं। जीरो विंग के पास इस वक्त वसाइल की कमी नहीं थी। जब तक जीरो विंग सिटी कायम है गिल्ड को वसाइल हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ताहम गिल्ड की तरक्की का इन्हिसार सिर्फ वसाइल पर नहीं होता, इसे अफरादी कुव्वत और हुनरमंदों की भी जरूरत होती है। लिहाजा एक मुकम्मल गिल्ड लीगेसी हासिल करना जीरो विंग के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। सिर्फ एक मुकम्मल गिल्ड लीगेसी के साथ ही जीरो विंग अपने माहिरीन को डोमेन रीलिंग तक काबिल एतमाद तरीके से परवान चढ़ा सकता था। ठीक है, मैं नीदर वर्ल्ड एम्पायर की जानिब से आपकी शर्त मानता हूं, रीलोस ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। रीलोस का जवाब सुनकर युआन ताशिन ने दांत पीसते हुए कहा, सीक्रेट पवेलियन को भी इससे कोई मसला नहीं है। जब सैफ अली ने दोनों गिल्ड्स के मुस्बत जवाबात सुने तो उसने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया। बहरहाल गिल्ड लीगेसी किसी गिल्ड की जड़ होती है। बहुत से गिल्ड्स अपनी गिल्ड लीगेसी बांटने के बजाय फना होने को तरजीह देंगे। उसने फिर सर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, मैं अब से हमारे तीनों गिल्ड्स के दरमियान खुशगवार शिराकतदारी का ख्वाहां हूं। थोड़ी देर बाद सैफ अली ने सीक्रेट पवेलियन और नीदर वर्ल्ड एम्पायर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिससे जीरो विंग के गार्ड्स डोमेन का नंबर 1 गिल्ड बनने की तरफ एक अहम कदम उठाया गया। जैसे ही सैफ अली ने दोनों गिल्ड्स के साथ अपनी बातचीत मुकम्मल की, इसके दर्जा 5 में तरक्की और जीरो विंग सिटी में सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है को मारने की खबर तेजी से फैल गई और गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों के कानों तक पहुंच गए। एक वक्त के लिए पूरा गार्ड्स डोमेन हलचल में आ गया। चैप्टर 2872 गार्ड्स डोमेन लरज उठा। जीरो विंग सिटी बैटल इरीना गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम दर्जा 5 पर तरक्की पा चुके हैं। 16th क्लाउड अपनी मौसूल होने वाली रिपोर्ट पढ़कर दंग रह गए। सूरो फुल साइलेंस की तरफ देखते हुए इसने पूछा, क्या तुमने इसकी तस्दीक की है? अगरचे गार्ड्स डोमेन के बहुत से वाइड रीलिम के माहिरीन पहले ही दर्जा 4 पर तरक्की पा चुके थे और डोमेन रीलिम के माहिरीन ने अपनी माना बॉडीज तैयार करने में काफी तरक्की की थी, लेकिन हर कोई अभी दर्जा 5 तक पहुंचने से बहुत दूर था। दर्जा 5 की माना बॉडी बनाना अपनी माना बॉडी की तकमील की शरह को बेहतर बनाने से बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। चूंकि ज्यादातर दर्जा 4 के माहिरीन ने अभी तक अपनी माना बॉडीज को नुमाया हद तक तैयार नहीं किया था, इसलिए दर्जा 5 पर तरक्की पाना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। लिहाजा 16th क्लाउड के लिए यह यकीन करना वाकई मुश्किल था कि सैफ अली पहले ही दर्जा 5 तक पहुंच चुका है। ताहम जिस जवाब की उसे उम्मीद थी इसके बजाय सूरो फुल साइलेंस ने संजीदगी से सर हिलाया। उसने फिर हैरत ज़दा आवाज में कहा, जी हां, मैं इस वक्त इत्तेफाक से एक दूसरे इस्तकबालिया कमरे में था, बैटल इरीना के जंगी कमरों के तवील मुद्दती लीज के लिए जीरो विंग के नुमाइंदे से मुज़ाकरात कर रहा था। मेरा कमरा सीक्रेट पवेलियन और 3 सपर गिल्ड्स की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल होने वाले इस्तकबालिया कमरे के काफी करीब था। इस मंजिल पर मौजूद जीरो विंग के हर रुकन ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। मैंने मैथोलॉजी और सोलर टेम्पल के अरकान को भी रहाइशगाह से निकलते हुए देखा, वो बहुत परेशान लग रहे थे। हकीकत में सूरो फुल साइलेंस ने सिर्फ जीरो विंग के अरकान से सैफ अली की दर्जा 5 में तरक्की के बारे में नहीं सुना था, उसने ज़ाती तौर पर इस खौफनाक हाले का तजुर्बा भी किया था जो सैफ अली से खारिज हो रहा था। बिल्कुल अलग कमरे में होने के बावजूद उसने फिर भी इस हाले को वाज़े तौर पर महसूस किया था और ये इन दर्जा 5 के एनपीसीज के हालों से कहीं ज्यादा ताकतवर था जिनसे इसका पहले सामना हुआ था। यकीनन दर्जा 5 के एनपीसीज जिनसे सूरो फुल साइलेंस पहले मिला था, उन्होंने कभी भी मारने का इरादा जाहिर नहीं किया था। वो अपने हालों को फ़आल तौर पर दबा रहे थे। इसके मुकाबले में सैफ अली ने सत्तू चिंग तियान और चियांग तियान है पर हमला करते वक्त कुछ भी नहीं छुपाया था। यही वजह थी कि सूरो फुल साइलेंस को यकीन था कि सैफ अली दर्जा 5 तक पहुंच चुका है। ये दिलचस्प है, सूरो फुल साइलेंस की तस्दीक सुनने के बाद 16th क्लाउड के चेहरे पर खुशी और जोश की झलक नुमाया हुई। अब जबकि जीरो विंग के पास दर्जा 5 का जंगजू है और उसने जीरो विंग सिटी को अवाम के लिए खोल दिया है,
मशरकी बर्रे आज़म की मौजूदा सूरत हाल बदल जाएगी। ये दुरुस्त है। शुक्र है कि हम पहले ही जीरो विंग के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। सूरो फुल साइलेंस ने 16th क्लाउड की बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। दर्जा 5 के वजूद दर्जा 4 के वजूद से मुख्तलिफ थे। दर्जा 4 के खिलाड़ी अकेले किसी गिल्ड सिटी पर कब्जा नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए बड़ी तादाद में दर्जा 4 के खिलाड़ियों की जरूरत होती थी। जब दर्जा 4 के खिलाड़ी अभी कम थे, जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था, लेकिन इसने उनकी जड़ों को खतरे में नहीं डाला था। ताहम अब सूरत हाल बदल चुकी थी। एक दर्जा 5 का खिलाड़ी आसानी से किसी गिल्ड सिटी पर कब्जा कर सकता था, यहां तक कि किसी सुपर पावर के हेड क्वार्टर पर भी, जिसका मतलब था कि जीरो विंग के पास सुपर पावर्स को जड़ से उखाड़ फेंकने और तबाह करने की ताकत थी। मजीद बरा, अब जबकि जीरो विंग के माहिरीन की तादाद आसमान को छू रही थी, ये अपने इलाके को वसअत देने और मजीद गिल्ड सिटीज पर कब्जा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। अगर ये 5 या 6 मजीद गिल्ड सिटीज पर कब्जा कर भी ले, तब भी इसे अफरादी कुव्वत की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब मशरकी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ ताकतों को यह खबर मिली, तो वो सुपर पावर्स जो हमेशा जीरो विंग के खिलाफ काम करती रही थीं, एक अजीब सूरत हाल में फंस गईं। ये खास तौर पर स्टार लिंक के लिए सच था। सैफ अली की दर्जा 5 में तरक्की के बारे में जानने के बाद स्टार लिंक के तमाम एग्जेक्टिव्स के चेहरे पीले पड़ गए। डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक की रहाइशगाह के गिल्ड लीडर के दफ्तर के अंदर कमांडर, अब जबकि ब्लैक फुलियम दर्जा 5 पर तरक्की पा चुका है, वो यकीनन स्टार लिंक को नहीं छोड़ेगा। क्या हमें अब अपने माहिरीन को मगरबी बर्रे आज़म मुंतकिल कर देना चाहिए? एक लेवल 150 दर्जा 4 की खातून रेंजर ने दफ्तर में खामोशी से दस्तावेजात पढ़ने वाले खूबसूरत नौजवान की तरफ देखते हुए तजवीज़ दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे गिल्ड लीडर कहकर मुखातिब करो। मैं अब सिर्फ टरियमरस कलाउम का कमांडर नहीं, बल्कि स्टार लिंक का गिल्ड लीडर भी हूं। अवैस रजा ने दिलकश खातून रेंजर पर नजर डालते हुए कहा। जी गिल्ड लीडर, रेंजर ने सुकून से जवाब दिया जब इसने अवैस रजा की तरफ देखा। उसने फिर दोहराया, क्या हमें अब हिजरत करनी चाहिए? इसकी जरूरत नहीं होगी। अपने हाथों में मौजूद रिपोर्ट को देखते हुए अवैस रजा ने लापरवाही से वजाहत की, ब्लैक फुलियम की दर्जा 5 में तरक्की वाकई हमारे लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन अभी इससे डरने की जरूरत नहीं है। मशरकी बर्रे आज़म की सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रही। बैरूनी दुनिया की ताकतें जीरो विंग का सबसे बड़ा मसला है। ब्लैक फुलियम की दर्जा 5 में तरक्की उन बैरूनी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए काफी सरदर्द का बाइस होनी चाहिए। मजीद ये कि जीरो विंग ने मैथोलॉजी और सोलर टेम्पल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए हैं। अगली जंग में मशरकी बर्रे आज़म की मकामी एनपीसी ताकतें यकीनन स्टार मून किंगडम और ट्विन टावर्स किंगडम को कोई मदद फराहम नहीं करेंगी। इस वक्त जीरो विंग शायद अपने गिल्ड सिटीज का दिफा भी न कर सके, दूसरी ताकतों को निशाना बनाना तो दूर की बात। अगर मैं ब्लैक फुलियम होता तो मैं इतनी जल्दी खुद को दर्जा 5 के तौर पर जाहिर न करता और बैरूनी दुनिया की ताकतों का निशाना न बनता। इसके बजाय मैं अपने गिल्ड की ताकत बढ़ाने के लिए डंजन्स और वर्ल्ड बॉसेस पर छापे मारने पर तवज्जो देता। गॉड्स डोमेन कोई सिंगल प्लेयर गेम नहीं है। एक अकेला दर्जा 5 का खिलाड़ी बैरूनी दुनिया की तमाम एनपीसी ताकतों को नहीं रोक सकता। अवैस रजा की बातों पर दिलकश रेंजर की आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक मौका है? हम सिल्वर विंग सिटी को भूल सकते हैं क्योंकि बैरूनी दुनिया की ताकतें इस पर कब्जा कर लेंगी। दूसरी तरफ हम स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा कर सकते हैं क्योंकि ये डार्क नाइट एम्पायर के करीब है। चाहे ब्लैक फुलियम दर्जा 5 ही क्यों ना हो, वो एक वक्त में सिर्फ एक जगह का दिफा कर सकता है। एक बार जब जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, वो जीरो विंग सिटी में मसरूफ हो जाएगा। इस वक्त हम स्टोन फॉरेस्ट सिटी को महफूज बनाने का मौका तलाश कर सकते हैं, अवैस रजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ताहम ये ऐसी चीज नहीं है जो हम अकेले हासिल कर सकें। जाओ और उन सुपर पावर्स से राब्ता करो जो जीरो विंग के खिलाफ दुश्मनी रखती हैं। मुझे यकीन है कि वो इस मंसूबे में शामिल होने के लिए बखुशी तैयार होंगी। जी जनाब, रेंजर ने सर हिलाया। जबकि गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें सैफ अली की दर्जा 5 में तरक्की की खबर से संभल रही थीं और जवाबी इक़दामात की तैयारी कर रही थीं, सैफ अली ने सीक्रेट पवेलियन और नीदर वर्ल्ड एम्पायर के साथ उनकी शिराकतदारी की तफसीलात पर अपनी बातचीत मुकम्मल कर ली थी। गिल्ड लीडर, अब जबकि हमारे पास 2 गिल्ड लीगेसीज हैं,
ہم شاید مختصر وقت میں وائڈ ریلم کے ماہرین اور ممکنہ طور پر ڈومین ریلم کے ماہرین کی ایک کھیپ تیار کر سکتے ہیں، فائر ڈانس نے کہا، جب اس نے سوچا کہ سیکرٹ پویلین اور نیدر ورلڈ ایمپائر کل زیرو ونگ کے ہیڈ کوارٹر کو ریلمز آف ریفائنمنٹ کے بارے میں اپنی تمام معلومات بھیج دیں گے تو وہ جوش محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اگرچہ زیرو ونگ کو پہلے ان لیڈنگ سول سے جو گلڈ لیگیسی ملی تھی وہ واقعی قیمتی تھی، لیکن فراہم کردہ معلومات نے زیرو ونگ کو صرف فلوئنگ واٹر ریلم تک کے ماہرین کو قابل اعتماد شرح پر تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ابھی بھی ایک مکمل گلڈ لیگیسی سے بہت دور تھی۔ بہرحال صرف وائڈ ریلم کے ماہرین ہی کسی سپر پاور کے ستون کے طور پر کام کر سکتے تھے۔ زیرو ونگ کے پاس ایسے اعلی ماہرین بہت کم تھے۔ زیرو ونگ نے اب جتنے درجہ 4 کے ماہرین تیار کیے تھے، اس کی واحد وجہ مختلف گارڈز، ڈومین لیگیسیز اور بہترین تربیتی ماحول تھا جو گلڈ کے پاس تھا۔ اس کے باوجود یہ درجہ 4 کے ماہرین صرف درجہ 4 کے کھلاڑیوں کے نچلے درجوں میں شمار ہو سکتے تھے۔ یہ درست ہے، سیف علی نے سر ہلایا۔ وہ بھی اس معاملے پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ صرف اس وقت جب زیرو ونگ کے پاس اپنی ایک مکمل گلڈ لیگیسی ہوگی، وہ گارڈز ڈومین میں ایک حقیقی ٹائٹن بن سکے گا۔ ایک بار جب گلڈ کے پاس سیکرٹ پویلین اور نیدر ورلڈ ایمپائر کی گلڈ لیگیسیز آ جائیں گی تو اسے اعلیٰ ماہرین کی کمی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زیرو ونگ مزید باصلاحیت کھلاڑیوں کو بھی بھرتی کر سکتا ہے کیونکہ ان ہنرمندوں کو اب زیرو ونگ میں گلڈ لیگیسی کی کمی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گلڈ لیڈر، ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ فائر ڈانس نے پوچھا۔ اب جب کہ ہم میتھالوجی اور سولر ٹیمپل کے دشمن بن چکے ہیں، بیرونی دنیا کی طاقتیں جنگ دوبارہ شروع ہونے پر سٹار مون کنگڈم اور ٹوئن ٹاورز کنگڈم کو نشانہ بنائیں گی۔ کیا ہمیں ان دو مملکتوں سے اپنی افواج نکالنا شروع کر دینی چاہیے؟ میتھالوجی اور سولر ٹیمپل مشرقی براعظم میں نمایاں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ یہ بھی یقینی تھا کہ بیرونی دنیا کی طاقتیں زیرو ونگ کو نشانہ بنائیں گی۔ تاہم زیرو ونگ کی موجودہ طاقت کے ساتھ سٹار مون کنگڈم اور ٹوئن ٹاورز کنگڈم کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ زیرو ونگ کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے گلڈ کو جلد از جلد ان دو مملکتوں سے اپنی افواج نکالنا شروع کر دینی چاہیے۔ آگے ہنستے ہوئے سیف علی نے کہا، جاؤ اور گلڈ کے تمام درجہ 4 کے اراکین کو ابھی جمع کرو۔ گلڈ کے تمام درجہ 4 کے اراکین کو جمع کرو۔ سیف علی کے حکم نے فائر ڈانس کو الجھن میں ڈال دیا۔ آنے والی جنگ کے پیش نظر انہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ موبائل فورٹریس اور سلور ونگ سٹی کو منتقل کرنا تھا، ورنہ ایک بار جب بیرونی دنیا کی این پی سی فوج پہنچ گئی، زیرو ونگ دونوں مضبوط ٹھکانے کھو دے گا۔ جی ہاں، مسکراتے ہوئے سیف علی نے کہا، چونکہ میں پہلے ہی درجہ 5 تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اورک ایمپائر کی پریشانی کا خاتمہ کریں۔ ہم اس موقع کو مختلف سپر پاورز کو یہ بتانے کے لیے بھی استعمال کریں گے کہ ہمیں ناراض کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ موجودہ گارڈز ڈومین کو درجہ 5 کے وجود کے بارے میں بہت کم علم تھا، یہاں تک کہ اگر سیف علی نے ستو چنگ تیان اور چی یانگ تیان ہے کو مار بھی دیا تھا، مختلف سپر پاورز صرف اتنا جانتی تھیں کہ وہ درجہ 4 کے کھلاڑیوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پائے تھے کہ درجہ 5 کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں انہیں فوراً جمع کرتی ہوں۔ سیف علی کی باتیں سن کر فائر ڈانس جوش سے بھر گئی۔ جب سے وہ درجہ 4 پر ترقی پا چکی تھی، اس نے کبھی اچھی لڑائی نہیں کی تھی اور نہ ہی دوسری سپر پاورز کے خلاف بھرپور جنگ شروع کی تھی۔ وہ اکیلی ایسی نہیں تھی جو ایسے جذبات رکھتی تھی۔ گلڈ کے دیگر درجہ 4 کے ماہرین بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔ اب آخر کار انہیں اپنی طاقت دکھانے کا موقع مل گیا تھا۔ چیپٹر 2873 موجودہ زیرو ونگ اورک ایمپائر، سلور ونگ سٹی۔ شہر کی مرکزی سڑک پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ پڑوسی مملکتوں اور سلطنتوں کے این پی سیز تھے۔ ورڈ پیسیج کے کھلنے اور بیرونی دنیا کے کھلاڑیوں اور این پی سی افواج کے حملے کی وجہ سے مقامی کھلاڑیوں اور این پی سیز دونوں کی سرگرمیوں کا دائرہ نمایاں طور پر محدود ہو گیا تھا۔ اورک ایمپائر کے سب سے مضبوط شہر کے طور پر، جو درجہ 5 سے نیچے کی کسی بھی چیز کے حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا، سلور ونگ سٹی پہلے ہی پڑوسی مملکتوں اور سلطنتوں کے کھلاڑیوں اور این پی سیز کے لیے ایک مرکز بن چکا تھا۔ مزید برآں، بلیک فلیم کے درجہ 5 تک پہنچنے کی خبر نے سلور ونگ سٹی آنے والے کھلاڑیوں کی تعداد کو آسمان پر پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں وہاں بہت زیادہ ہجوم ہو گیا۔ یہ تمام نئے آنے والے زیرو ونگ میں شامل ہونے اور سلور ونگ سٹی میں طویل مدتی ترقی کے خواہاں تھے۔ اس وقت
خوفناک हाले खारिज करने वाले दर्जा 4 के माहिरीन जीरो विंग की रहाइशगाह में एक के बाद एक नमूदार हुए। इन माहिरीन की आमद ने हलचल से भरपूर रहाइशगाह को फौरन खामोश कर दिया। यहां तक कि गिल्ड में शामिल होने के लिए टेस्ट देने के लिए लाइन में लगे खिलाड़ी भी खौफजदा हुए बगैर न रह सके। जीरो विंग के साथ क्या हो रहा है? इतने सारे दर्जा 4 के माहिरीन क्यों जमा हुए हैं? क्या वो यहां नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए हैं क्योंकि गिल्ड में शामिल होने के लिए बहुत से लोग दरख्वास्त दे रहे हैं? हैरत अंगेज तो ये जीरो विंग है। मैंने पहले ही 50 से ज्यादा दर्जा 4 के माहिरीन देखे। कुछ सपर गिल्ड्स के पास इतने दर्जा 4 के माहिरीन नहीं हैं। ये सब कुछ नहीं है। उनके आलात देखो। इनमें से हर एक के पास लेवल 150 के एपिक आलात के कम अज कम 3 टुकड़े हैं। मैं हैरान हूं कि मैं अपने लिए कब एक हासिल कर सकूंगा। रहाइशगाह के सहन में लाइन में लगे खिलाड़ियों की आंखें जीरो विंग के दर्जा 4 के माहिरीन को देखकर हैरत से फैल गईं। इससे पहले उन्होंने तस्लीम किया था कि जीरो विंग एक ताकतवर गिल्ड है, लेकिन महसूस किया था कि ये गॉड्स डोमेन में सिर्फ जीरो विंग सिटी और ब्लैक फुलियम की नाकाबिल शिकस्त दास्तान की वजह से एक सपर पावर बना। अब सूरत हाल देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीरो विंग की बुनियाद उनकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। न सिर्फ जीरो विंग के पास ज्यादातर सपर पावर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा दर्जा 4 के माहिरीन थे, बल्कि इन माहिरीन के आलात का मयार भी मुख्तलिफ सपर पावर्स के दर्जा 4 के माहिरीन के मुकाबले में बेहतर था। उस वक्त सहन में 50 से ज्यादा दर्जा 4 के माहिरीन जमा थे। ये एक शानदार मंजर था जो वहां मौजूद लोगों को अपनी जिंदगी में शाज़ व नादिर ही देखने को मिलता। मजीद ये कि ये दर्जा 4 के माहिरीन अपने हालों को बिल्कुल नहीं दबा रहे थे। जब ये हाले आपस में मिले तो उन्होंने मिलकर सुपीरियर मते के रॉकेशों से भी ज्यादा खौफनाक हाला पैदा किया। यहां तक कि दर्जा 3 के माहिरीन गैर इरादी तौर पर कांप उठे, इन दर्जा 4 के माहिरीन से अपना फासला बरकरार रखने पर मजबूर हो गए। जीरो विंग ने यहां इतने सारे दर्जा 4 के माहिरीन क्यों जमा किए हैं? क्या वो कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं? ये वाकई गैर मामूली है। कोई गिल्ड अपने इतने सारे दर्जा 4 के माहिरीन को एक जगह सिर्फ किसी खास तकरीब के लिए जमा करता है। जैसे जैसे दर्जा 4 के माहिरीन की तादाद बढ़ती गई, सहन में मौजूद गैर अरकान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यहां तक कि जीरो विंग के अरकान भी इस सूरत-ए-हाल पर बेचैन होने लगे। जी लोरोंग ने वानिया की तरफ देखा, जो अभी सहन में पहुंची थी, और पूछा, बड़ी बहन वानिया, क्या अब जानती हैं कि गिल्ड लीडर ने हमें अचानक क्यों बुलाया है? मैं भी नहीं जानती। बड़ी बहन फायर ने अचानक मुझसे राब्ता किया और मुझे फौरन यहां आने को कहा, वानिया ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने फिर जी लोरोंग का बसरी मुआयना किया और हैरत से पुकारा, लोरोंग, तुम्हारी माना बॉडी पहले ही 110% तकमील की शरह पर है। तुमने इतनी तरक्की कर ली है। जी लोरोंग हाल ही में जीरो विंग में शामिल हुई थी। अगरचे जीरो विंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह हकीकत कि जी लोरोंग अपनी माना बॉडी की तकमील की शरह को 105% से कम से बढ़ाकर मौजूदा 110% तक ले जाने में कामयाब रही, इस बात का सबूत था कि वो गैर मामूली तौर पर बासलाहियत थी। ही ये इस सॉरुड सेनेट लीगेसी की वजह से है जो बड़ी बहन फायर ने मुझे दी थी। अगर ये ना होती तो मुझे 110% तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगता, जी लोरोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल ही दिल में वो अब भी थोड़ी खुशी महसूस कर रही थी। बहरहाल, गार्ड्स डोमेन में माहिरीन की सिर्फ एक छोटी सी तादाद ही खेल के इस मरहले पर अपनी माना बॉडीज को 110% तकमील की शरह तक तैयार करने में कामयाब हुई थी। ताहम, जब जी लोरोंग ने वानिया के जिस्म के गिर्द माना को एहतियात से महसूस किया, तो उसकी खुशी फौरन गायब हो गई। वानिया के करीब माना पहले ही माए शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अगरचे ये इसकी माना के सिर्फ एक छोटे से हिस्से तक महदूद था, लेकिन फिर भी ये न होने से बेहतर था। ये हकीकत के वानिया ये कारनामा अंजाम दे सकती थी, इसका मतलब ये था कि इसकी माना बॉडी की तकमील की शरह पहले ही 115% इससे ऊपर पहुंच चुकी थी। इसके मुताबिक जोसेफ अली ने उन्हें बताया था, वो शायद 120% तकमील की शरह तक भी पहुंच चुकी थी। इस वक्त सिया लिबास में मलबूस एक निकाब पोश उधेड़ उम्र शख्स जी लोरोंग के करीब आया। इस शख्स से खारिज होने वाला हाला अमली तौर पर एक सुपीरियर मतिक राकुशस का मुकाबला कर रहा था। ये उधेड़ उम्र शख्स कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन मास्क था, जो इटर्नल ग्लोरी का एक और रुकन था जो जीरो विंग में शामिल हुआ था। कमांडर, बड़ी बहन फायर ने हमें अचानक क्यों बुलाया है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
क्रिम्सन मास्क ने तजस्सुस से पूछा जब इसने जी लो रोंग की तरफ देखा। मैं नहीं जानती। बड़ी बहन फायर ने मुझे सिर्फ जल्द अज जल्द यहां आने को कहा और कुछ नहीं। जी लो रोंग ने सर हिलाया। जब उसने क्रिम्सन मास्क के रवैये में आने वाली मियारी तब्दीली को महसूस किया तो वो अफसोस के साथ अपने दिल में आह भरे बगैर ना रह सकी। वाई शुरू में क्रिम्सन मास्क ने इटर्नल गिलोरी के जीरो विंग में शामिल होने की मुखालफत की थी। उसने महसूस किया था कि गिल्ड में शामिल हुए बगैर भी वो इटर्नल गिलोरी को बड़ी बुलंदियों तक ले जा सकता है। ताहम फायर डांस के साथ चंद मुकाबलों और हर बार बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद क्रिम्सन मास्क मुकम्मल तौर पर बदल गया था। अब वो फायर डांस को बड़ी बहन कहकर मुखातिब कर रहा था। ताहम क्रिम्सन मास्क किसी और के मुकाबले में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत था। इसकी किस्मत काफी बेहतर थी। क्रिम्सन मास्क के अलावा अनोनसीबिल सोइलो नामी एक जुनूनी वानिया को चैलेंज करने जीरो विंग आया था और इस जुनूनी का जो हश्र हुआ वो वाकई इबरतनाक था। इस लड़ाई को एक बालिग की तरफ से एक छोटे बच्चे की पिटाई के तौर पर बयान किया जा सकता है। बाद में जब अनोनसीबिल सोइलो किसी और तारीख पर दोबारा मुकाबले के लिए वापस आया तो वानिया इत्तेफाक से किसी काम से बाहर गई हुई थी। आबदा गाल इस वक्त वहां मौजूद थी, इसलिए इसने इसके बजाय इसे चैलेंज किया। इस मैच के बाद अनोनसीबिल सोइलो ने अपनी जिंदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। अब भी वो हर रोज स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बैटल इरीना में दीवाना वार तरबियत कर रहा था, जबकि जीरो विंग के दर्जा 4 के अरकान हैरान थे कि फायर डांस ने उन्हें अचानक क्यों जमा किया है। एक मर्द और एक औरत दूर से सहन की तरफ आए। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि सैफ अली और फायर डांस थे। सैफ अली महज आम तरीके से चल रहा था, फिर भी उसके कदम अपने अर्द गिर्द की जगह को मस्ख कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे अर्द गिर्द की जगह उसके वजूद को समाने से कासिर है और किसी भी वक्त टूट सकती है। मजीद बरा, चूंकि सैफ अली ने अपने हाले को छुपाने की जहमत नहीं की थी, वहां मौजूद हर शख्स ने इसे महसूस करते ही गैर इरादी तौर पर सांसें रोक ले। अगरचे सैफ अली किसी की तरफ कोई दुश्मनी जाहिर नहीं कर रहा था, महज अपने हाले को आज़ादाना तौर पर फैलने दे रहा था, वहां मौजूद दर्जा 4 के खिलाड़ियों ने अपने जिस्मों को नाकाबिल यकीन हद तक भारी महसूस किया, जैसे किसी ने उनके जिस्मों से धाती वजन बांध दिए हों। जहां तक वहां मौजूद दर्जा 3 के खिलाड़ियों का ताल्लुक है, वो फितरी तौर पर सैफ अली से पीछे हट गए, इसके 1 इंच करीब आने की भी हिम्मत न कर सके। वो गिल्ड लीडर हैं। क्रिम्सन मास्क सैफ अली को देखकर दंग रह गया। आज से पहले क्रिम्सन मास्क ने सिर्फ ब्लैक फुलियम का नाम सुना था। जीरो विंग के अंदर गर्दिश करने वाली अफवाहों से वो जानता था कि सैफ अली जीरो विंग का नंबर 1 माहिर है और उसका वजूद पूरे गिल्ड का महवर है। क्रिम्सन मास्क ने सोचा था कि सैफ अली फायर डांस से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है। ताहम इस सूरत हाल को देखते हुए सैफ अली फायर डांस से सिर्फ कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं था, वो अमली तौर पर एक बिल्कुल अलग सतह पर खड़ा था। क्रिम्सन मास्क के अलावा दर्जा 4 के बहुत से माहिरीन जो हाल ही में जीरो विंग में शामिल हुए थे, वो भी सैफ अली के खौफनाक हाले से दंग रह गए। जमा होने वाले हुजूम पर नजर डालने के बाद फायर डांस ने सैफ अली को रिपोर्ट दी। गिल्ड लीडर, 2 नायब गिल्ड लीडर्स और तकरीबन 1 दर्जन दीगर अफराद के अलावा जो इस वक्त अहम मामलात में मसरूफ हैं, गिल्ड के तमाम दर्जा 4 के अराकीन यहां मौजूद हैं। बहुत अच्छा, सैफ अली ने अपने सामने मौजूद हुजूम का जायजा लेते हुए सर हिलाया। सहन में कल 59 दर्जा 4 के खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे, जिनके लेवल 148 से 156 तक थे। इन खिलाड़ियों में से आधे से ज्यादा पहले ही अपनी माना बॉडीज की 100% हद अबूर कर चुके थे। तकरीबन 20 खिलाड़ी 105% की हद तक पहुंच चुके थे और 7 110% की हद पर थे। 110% तकमील की शरह इससे ऊपर पहुंचने वाले 7 अफराद वानिया, फायर डांस, जी लोरोंग, एलोरंग समर, यान तियानशिंग, तारिक महमूद और साइलनट बिलेड थे। कोई भी इस लाइन अप को खेल के इस मरहले पर एक शानदार कुव्वत समझ सकता है। इस वक्त कोला, जो पहले ही लेवल 150 तक पहुंच चुका था, मजीद अपना जोश न रोक सका और पूछा, गिल्ड लीडर, क्या हम ओरुक कैपिटल सिटी पर छापा मारने जा रहे हैं? ओरुक कैपिटल सिटी का बुनियादी इलाका एक खास खुफिया सरजमीन है। इस खुफिया सरजमीन में खतरे की हद गार्ड मोड रीजनल डंजन के काफी करीब है। वहां मिलने वाला माल भी इसी तरह नाकाबिल यकीन है। ताहम इस पर छापा मारने के लिए दर्जा 4 के खिलाड़ियों की एक काफी बड़ी टीम की जरूरत होती है। यही वजह है कि अब तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका है। दरी असना,
जीरो विंग के पास इस वक्त 59 दर्जा 4 के खिलाड़ी और 1 दर्जा 5 का खिलाड़ी जमा था। वो पहले ही ओरुक कैपिटल सिटी की खुफिया सरजमीन पर छापा मारने के लिए काफी हद तक अहल थे। जब सब ने कोला की बातें सुनी तो वो फौरन बेचैन हो गए। बहरहाल ये लेवल 150 प्लस की खुफिया सरजमीन थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अगर वो इस पर छापा मारते हैं तो उन्हें यकीनन नुमाया फवाइद हासिल होंगे। नहीं, मैंने तुम्हें यहां ओरुक कैपिटल सिटी के लिए जमा नहीं किया बल्कि किसी और चीज के लिए, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। कुछ और? कोला और बाकी सब उलझन में पड़ गए। ये दुरुस्त है, मुस्कुराते हुए सैफ अली ने वजाहत की। आने वाली जंग में अपनी बका और जीरो विंग की मुस्तकबिल की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मैं इनशनट रॉक सिटी को नीस्तो नाबूद करने और ओरुक एम्पायर से बेस्ट एम्परर का खात्मा करने का इरादा रखता हूं। चैप्टर 2874 इनशनट रॉक सिटी पर नज़ूल। ओरुक एम्पायर। इनशनट रॉक सिटी शहर की दीवारें 50 मीटर से ज्यादा ऊंची थीं। शहर की दीवारों के बाहर बंजर जमीन पर मुताद्दिद फोसेनेट राकुशस घूम रहे थे, लेकिन दीवारों के ऊपर गश्त करने वाले दर्जा 3 के खिलाड़ियों ने उन राकिशों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। हैरत अंगेज तौर पर फोसेनेट राकुशस, जिन्हें मशरकी बर्रे आज़म के ज्यादातर खिलाड़ी एक डरावना ख्वाब समझते थे, उन्होंने इनशनट रॉक सिटी पर हमला करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। वो शहर की दीवारों के नीचे डराने वाले पतलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। इस वक्त एक तिजारती काफिला जो 100 से जायद खिलाड़ियों और 1 दर्जन से जायद घोड़ा गाड़ियों पर मुश्तमिल था, आहिस्ता आहिस्ता दौर से इनशनट रॉक सिटी की तरफ बढ़ा। इन खिलाड़ियों को देखने के बावजूद इनशनट रॉक सिटी के बाहर बंजर जमीन पर घूमने वाले लातादाद फोसेनेट रॉकिशों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने इस काफिले को देखा ही ना हो। अपने अर्द गिर्द लेवल 120 के फोसेनेट रॉकिशों को देखकर काफिले की हिफाजत करने वाले एक लेवल 136 दर्जा 3 के सौर जमीन ने हैरत से कहा, सिम्पसन ने हमें जो सेक्रेड हार्ट एम्बुलेट बेचा है वो हैरत अंगेज है। वो मते का फोसेनेट रॉकुशस हमें नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे हम उनसे सिर्फ 30 गज के फासले पर ही क्यों ना हो। यहां तक कि एनपीसीज भी पड़ोसी ममलुकतों और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में बेलगाम घूमने वाले फोसेनेट रॉकिशों के सामने बेबस थे। खतरे की वजह से तिजारती काफिलों के लिए पैसा कमाना मुश्किल होता जा रहा था। ताहम जब तक किसी काफिले के पास सेक्रेड हार्ट एम्बुलेट होता, वो फोसेनेट रॉकिशों के हमलों से मुकम्मल तौर पर बच सकता था। सौर जमीन की बात पर काफिले की क़यादत करने वाले लेवल 137 दर्जा 3 के गार्डियन नाइट ने अपने हाथ में मौजूद सेक्रेड हार्ट एम्बुलेट की तरफ देखा। अपनी आंखों में अज़ाइम की झलक के साथ उसने कहा, मैं जानता हूं, है ना? हमें इनशनट रॉक सिटी से इनमें से कुछ और सेक्रेड हार्ट इमोलेट्स खरीदने चाहिए। हम उन्हें पड़ोसी ममलुकतों और सल्तनतों में दोबारा बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। सीक्रेट हार्ट एम्बुलेट एक अनॉन बैग स्पेस आइटम था। अगरचे खिलाड़ी उसे अपने जिस्म पर पहन सकते थे, लेकिन वो इसे अपने बैग में महफूज नहीं कर सकते थे। इसे टेलीपोर्टेशन के जरिए भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता था। ताहम सेंसहैन सेक्रेड हार्ट एम्बुलेट सिर्फ इनशनट रॉक सिटी में फरोख्त करता था। सेंसहैन की किसी दूसरी रहायशगाह में यह फरोख्त नहीं होता था। बहुत से ताजिर खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों को एहसास हो गया था कि वो इनशनट रॉक सिटी से बड़ी तादाद में सेक्रेड हार्ट इमोलेट्स खरीद कर और उन्हें पड़ोसी ममलुकतों और सल्तनतों में दोबारा बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आजकल पड़ोसी ममलुकतों और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के इलाकों में बहुत से फोसेनेट रॉकुशस घूम रहे थे। कस्बों और शहरों की हिफाजत से बाहर निकलने पर खिलाड़ियों का सामना न सिर्फ आम रॉकिशों बल्कि बड़ी तादाद में फोसेनेट रॉकिशों से भी होता था। सेक्रेड हार्ट एम्बुलेट इस खतरे को कम कर सकता था। सबसे अहम बात यह है कि सेक्रेड हार्ट एम्बुलेट एक इस्तेमाल होने वाली चीज थी, इसलिए पड़ोसी ममलुकतों और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में उसकी हमेशा बहुत ज्यादा मांग रहती थी। इन ममालिक में इन तवीज़ों को बेचना कोई मसला नहीं होगा। उनकी फाइटिंग टाइगर एडवेंचर टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा एडवांस्ड गाड़ियों की खिदमात हासिल करने पर जो भारी रकम खर्च की थी, इसकी बुनियादी वजह इन तवीज़ों से इससे भी बड़ी रकम कमाना था। इस वक्त सबसे आगे वाली गाड़ी पर खड़ी एक लेवल 136 दर्जा 3 की खातून रेंजर ने दूर एक साए की तरफ इशारा किया और चलाई, कमांडर, हम इनशनट रॉक सिटी के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, हर कोई तैयार हो जाए, खास तौर पर नए लोग। इनशनट रॉक सिटी दूसरे गिल्ड सिटीज से मुख्तलिफ है, लीडर गार्डियन नाइट ने टीम चीट के जरिए आवाज लगाई। अगरचे शहर लड़ाई पर पाबंदी लगाता है, लेकिन ये फिर भी एक हकीकी डार्क सिटी है। वहां बहुत सारे डार्क प्लेयर्स मौजूद हैं,
اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اب پر کوئی نشان نہ لگا سکیں، ورنہ شہر چھوڑنے کے بعد ہم بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ گارڈین نائٹ کی بات پر ٹیم کے تجربہ کاروں نے فوراً درجہ 1 کے مانا گارڈ اسپیل کے لیے ایک میجک اسکرول نکالا اور اسے اپنے اوپر استعمال کیا۔ مانا گارڈ کے فعال ہونے کے ساتھ آرم ٹریکنگ مارک ان کے خلاف غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر انشنٹ راک سٹی میں پہلی بار آنے والے نئے کھلاڑیوں نے بھی اپنے تیار کردہ میجک اسکرولز نکالے اور انہیں اپنے اوپر استعمال کیا۔ جیسے جیسے قافلہ انشنٹ راک سٹی کے قریب پہنچتا گیا، نئے آنے والے اس بلند و بالا قلعے کو پہلی بار دیکھ کر حیرت سے ہکا بکا رہ گئے۔ انشنٹ راک سٹی بلا شبہ سب سے شاندار گلڈ سٹی تھا جو انہوں نے گارڈز ڈومین میں اپنے کیریئر کے دوران دیکھا تھا۔ نہ صرف شہر کی حفاظت کے لیے 50 میٹر سے زیادہ اونچی دیواریں تھیں، بلکہ اس کا رقبہ NPC مین سٹیز کے برابر تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہر کے داخلی راستے کے دونوں طرف 30 میٹر اونچے 2 فوسینٹ راکشس کھڑے تھے۔ ان دونوں راکشسوں نے اسٹیل پلیٹ آرمر پہنا ہوا تھا اور ہر ایک کے پاس 2 دیو ہیکل تلواریں تھیں۔ اگر کوئی ان دونوں راکشسوں کا اینٹیفیکیشن اسکل سے معائنہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ لیول 160 کے سپیریئر متک رینک کے فوسینٹ سلرز تھے۔ ان 2 فوسینٹ سلرز کے حالے نے انشنٹ راک سٹی میں داخل ہونے والے تمام کھلاڑیوں کے جسموں میں غیر ارادی طور پر تھر تھراہٹ پیدا کر دی۔ محض وہاں کھڑے ہو کر ان 2 سپیریئر متکس نے ہر کسی کو ایسا محسوس کرایا جیسے ان کی روحیں فنا ہو جائیں گی۔ داخلی دروازے پر پہرا دینے والے 2 فوسینٹ سلرز کے علاوہ 30 سے زیادہ ایول ڈارک ڈریگن انشنٹ راک سٹی کے اوپر آسمان میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ 50 میٹر لمبے ایول ڈارک ڈریگن سپیریئر متک رینک کے فوسینٹ سلرز کے حالوں کے قریب حالے خارج کر رہے تھے۔ جب فائٹنگ ٹائیگر ایڈونچر ٹیم شہر کے گیٹ پر پہنچی تو ارکان نے کھلاڑیوں اور NPCs کی ایک لمبی قطار دیکھی جو شہر میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان میں سے بہت سے NPCs سے شدید خون کی پیاس محسوس ہو رہی تھی، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ گارڈز ڈومین کے تاریک پہلو سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم اس وقت درجہ 4 کے NPCs بھی فرمانبرداری سے لائن میں انتظار کر رہے تھے۔ حیرت انگیز، یہاں اتنے سارے درجہ 4 کے راکشس اور NPCs ہیں۔ یہاں تک کہ کسی مملکت کا دارالحکومت بھی اس جگہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، فائٹنگ ٹائیگر کے نئے آنے والوں نے حیرت سے کہا۔ یقیناً انشنٹ راک سٹی سینس ہینڈ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے۔ مزید برآں، یہ شہر پہلے ہی پڑوسی مملکتوں اور بلیک ڈریگن ایمپائر میں کام کرنے والی تاریک قوتوں کے لیے ایک مرکز بن چکا ہے۔ اگر ہم شہر کے دفاعی ڈھانچے کو شامل کریں تو بیرونی دنیا کی طاقتوں کو بھی انشنٹ راک سٹی کو گرانے میں دشواری ہوگی۔ اب بہت سی معروف اور اعلیٰ ایڈونچر ٹیمیں یہاں اپنی ترقی کر رہی ہیں، لیڈر گارڈین نائٹ نے وضاحت کی۔ میں نے سنا ہے کہ سپر پاور میریکل نے بھی انشنٹ راک سٹی کی حفاظت کے لیے بہت سے ماہرین بھیجے ہیں۔ انشنٹ راک سٹی اورک ایمپائر کا سب سے محفوظ شہر ہے، کوئی بھی اسے نشانہ بنانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ قریب ہی معائنہ کرنے والے سینس ہینڈ کے رکن نے گارڈین نائٹ کی بات سن لی اور اپنے چہرے پر فخر کے تاثرات لائے بغیر نہ رہ سکا۔ فی الحال انشنٹ راک سٹی مین سٹی بننے سے صرف ایک قدم دور تھا۔ اس کی جنگی طاقت مختلف سپر پاورز کے گلڈ سٹیز سے کہیں زیادہ تھی۔ اگر سینس ہینڈ بیرونی دنیا کی NPC افواج سے محتاط نہ ہوتا تو وہ کب کا پڑوسی مملکتوں اور بلیک ڈریگن ایمپائر کو نیست و نابود کر چکا ہوتا اور 5 بڑے سپر گلڈز سے بھی برتر وجود بن جاتا۔ تاہم جب فائٹنگ ٹائیگر ایڈونچر ٹیم کا معائنہ ہو رہا تھا، اچانک دور آسمان سے ایک دیو ہیکل سایہ انشنٹ راک سٹی کی طرف بڑھا۔ اس کی رفتار ایک طاقتور آندھی کی طرح تیز تھی اور وہ شہر کے سامنے آ کر ہی رکا۔ 100 میٹر سے زیادہ لمبا اسٹیل کا یہ دیو ہیکل جہاز انشنٹ راک سٹی سے تقریباً 400 گز دور آسمان میں معلق ہو گیا اور پورے شہر کا جائزہ لینے لگا۔ اس اسٹیل کے دیو ہیکل جہاز پر کئی درجن کھلاڑی کھڑے تھے۔ اس اسٹیل کے دیو ہیکل جہاز کے نمودار ہوتے ہی پورے انشنٹ راک سٹی میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کرمزن ڈریگن فلائنگ شپ ہے، یہ زیرو ونگ کا فلائنگ شپ ہے، جلدی دیکھو، کیا وہ بلیک فلیم نہیں ہے؟ آج کل گارڈز ڈومین میں تقریباً ہر کوئی کرمزن ڈریگن فلائنگ شپ سے واقف تھا۔ بہرحال یہ چیز عرصہ دراز سے زیرو ونگ کی پہچان بن چکی تھی۔ زیرو ونگ ان میں سے کچھ فلائنگ شپس کو سمندر پار سامان منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا، جس پر بہت سی سپر پاورز رشک کرتی تھی۔ تاہم انشنٹ راک سٹی میں زیرو ونگ کی اچانک آمد نے شہر کے بہت سے کھلاڑیوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ دریں اسنا
फ्लाइंग शिप को देखते ही शहर की फिजाई हुदूद में गश्त करने वाले इविल डार्क ब्रिगेनों ने कान फाड़ देने वाली धाड़ें मारी। शहर के दाखिली रास्ते पर पहरा देने वाले 200 सेंट सिलर्स ने भी अपने सर उठाए और अपने हथियार थाम लिए, फ्लाइंग शिप के खिलाफ मुकम्मल अलर्ट हो गए। जैसे ही इनशनट रॉक सिटी में हर कोई घबराहट और उलझन का शिकार हुआ, सैफ अली ने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप से नीचे शहर की तरफ देखा और पुकारा, 5 मिनट। मैं आपको शहर से निकलने के लिए 5 मिनट देता हूं अगर आप सेंस हैंड के मसले में घसीटना नहीं चाहते। जो कोई 5 मिनट के बाद पीछे रह जाएगा वो इनशनट रॉक सिटी के साथ गार्ड्स डोमेन से गायब हो जाएगा। चैप्टर 2875 इनशनट रॉक सिटी खतरे में। क्या जीरो विंग शहर पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है? ये पागलपिन है। जीरो विंग का दिमाग चल गया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई इनशनट रॉक सिटी पर हमला करने की? फितरी तौर पर इनशनट रॉक सिटी के बाशिंदों ने सैफ अली के ऐलान पर शक किया। उनमें से बहुत से लोगों ने इसे एक मजाक समझा। सेंस हैंड ने इनशनट रॉक सिटी को मुसलसल मजबूत किया था। अलहाल शहर का दिफा दूसरे गिल्ड सिटीज से बरतर था और शहर के अंदर तैनात जंगजू किसी भी सुपर पावर के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थे। मजीद ये कि 1 दर्जन से जायद ममालिक की तारीक कुव्वतें शहर में जमा थीं। डार्क गिल्ड्स के अलावा इन तारीक कुव्वतों में एनपीसी अफवाज की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इन अफवाज ने इनशनट रॉक सिटी में बसने के लिए भारी कीमत अदा की थी और वो इस शहर को अपने ऑपरेशंस के मरकज के तौर पर देखते थे। जो कोई भी इनशनट रॉक सिटी पर हमला करने की हिम्मत करेगा वो उन तारीक कुव्वतों का दुश्मन बन जाएगा। चाहे वो डार्क गिल्ड्स हों या डार्क एनपीसी अफवाज, इनमें से हर एक के पास अपनी कमान में कम अज कम 2 या 3 दर्जा 4 के जंगजू मौजूद थे। मजीद बरा मिरेकल ने हाल ही में शहर में अपनी फौज तैनात की थी, इसलिए इस वक्त इनशनट रॉक सिटी का दिफा करने वाले दर्जा 4 के जंगजुओं की तादाद 200 के करीब होनी चाहिए। इतने सारे दर्जा 4 के जंगजुओं के साथ कोई भी पूरी ममलुकत फतह कर सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इनशनट रॉक सिटी इस वक्त एक एडवांस्ड गिल्ड सिटी था जो मैन गिल्ड सिटी बनने से सिर्फ एक कदम दूर था। इनशनट रॉक सिटी के रिहायशी खिलाड़ी इस सूरत-ए-हाल पर हैरान होने वाले अकेले नहीं थे। बेस्ट एम्परर, जो सिटी लॉर्ड्स मैंशन में तहकीक कर रहा था, जीरो विंग की अचानक आमद की खबर मिलते ही इसके हाथ में मौजूद तहकीकी आला नादानिस्ता तौर पर टूट गया। ब्लैक फुलियम, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ऐसा लगता है कि जब मैं खामोश था तो तुम में तकब्बुर आ गया है। बेस्ट एम्परर अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ रहा। लॉर्ड बेस्ट एम्परर, अफवाह है कि ब्लैक फुलियम दर्जा 5 तक पहुंच चुका है। क्या हमें सेक्रेड इनवाई को मतला करना चाहिए? लेवल 152 दर्जा 4 के बरसरिकर ने पूछा, जिसने ये रिपोर्ट दी थी। सैफ अली की दर्जा 5 में तरक्की की खबर गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों के कानों तक बहुत पहले पहुंच चुकी थी। दरी असना, दर्जा 5 का खिलाड़ी एक ऐसा वजूद था जिससे सेंस हैंड को भी मोहतात रहना पड़ता था। अपनी मेज पर मौजूद औजारों को समेटते हुए बेस्ट एम्परर ने सेंस हैंड के गिल्ड लीडर फ्यूरियस फर्स्ट की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को बुलाओ और मेरे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर किस चीज ने ब्लैक फुलियम को मेरे इनशनट रॉक सिटी में तकब्बुर दिखाने का हौसला दिया है। ये कहकर बेस्ट एम्परर मुड़ा और चला गया। एक मजबूत आदमी जिसकी सिया जल्द चमकते हुए निशानात से ढकी हुई थी और जो तहकीकी कमरे के बाहर पहरा दे रहा था, खामोशी से इसके पीछे चल दिया। जी जनाब। फ्यूरियस फर्स्ट जल्दी से इस मजबूत आदमी के पीछे चल पड़ा। सैफ अली के ऐलान के 3 मिनट से भी कम वक्त में बहुत से खिलाड़ी और एडवेंचर टीमें जो मुसीबत से डरती थीं, पहले ही इनशनट रॉक सिटी से निकल चुकी थी। सिर्फ डार्क प्लेयर्स और चंद बहादुर आम खिलाड़ियों ने रुकने का फैसला किया। इसी वक्त मुख्तलिफ डार्क एडवेंचर टीमों और डार्क गिल्ड्स के खिलाड़ी भी एक के बाद एक इनशनट रॉक सिटी के दाखिली रास्ते पर जमा हुए और भागने वाले खिलाड़ियों को देखने लगे। ये बुज़दिल लोग। जीरो विंग ने सिर्फ चंद दर्जन खिलाड़ी भेजे हैं, फिर भी ये लोग पहले ही भाग रहे हैं। जीरो विंग मशहूर है, आखिरकार उनका भागना फितरी है। मजीद ये कि ब्लैक फुलियम भी यहां मौजूद है। उनका फरार न होना हैरान कुन होता। ये लोग महज बेवकूफ हैं। जीरो विंग ने अपनी पिछली जंगें सिर्फ अपने शहरों के ताकतवर दिफा की वजह से जीती थीं। ये दुरुस्त है। तो क्या हुआ अगर जीरो विंग दर्जा 5 का खिलाड़ी पैदा करने में कामयाब हो गया? हम इन लोगों को सिखाएंगे कि हम तारीक कुव्वतों को नाराज करने का क्या मतलब होता है।
डार्क प्लेयर्स ने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की तरफ देखते हुए गुस्से और जोश के तासुरात जाहिर किए। जीरो विंग की साख इस वक्त आसमान को छू रही थी। मजीद ये कि सैफ अली दर्जा 5 पर तरक्की पा चुका था, लिहाजा खिलाड़ी जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन का नंबर 1 गिल्ड समझने लगे थे। अगर बाहर की दुनिया में लड़ाई होती तो उन जैसे डार्क प्लेयर्स वाकई सैफ अली से डरते। ताहम अगर लड़ाई इनशनट रॉक सिटी के अंदर हो तो मामला मुख्तलिफ था। शहर के मैजिक ईरे के साथ वो अब भी अपने पास मौजूद बहुत से दर्जा 4 के खिलाड़ियों के साथ इसका मुकाबला कर सकते थे। मजीद ये कि फोर्सेनेट रॉकेट्सों की एक बड़ी तादाद इनशनट रॉक सिटी की हिफाजत कर रही थी, जिसमें 2 सुपीरियर मतिक रैंक के फोर्सेनेट सिलरस भी शामिल थे। अगर वो सैफ अली को मार ना भी सके तो वो कम अज कम जीरो विंग के दूसरे अरकान को तो तकलीफ पहुंचा ही सकते थे। जैसे ही 5 मिनट की हद करीब आई, इनशनट रॉक सिटी से पीछे हटने वाले खिलाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। इस वक्त इनशनट रॉक सिटी से निकलने वाले खिलाड़ियों ने अचानक अपने जिस्मों पर एक ठंडक महसूस की। यहां तक कि दर्जा 3 के माहिरीन ने खुद को जुज़वी तौर पर जमीन पर घुटनों के बिल गिरा हुआ पाया। अगले ही लम्हे 40 खिलाड़ियों का एक ग्रुप सिटी लॉर्ड्स मैंशन से उड़ता हुआ निकला। फ्यूरियस फर्स्ट और सिंस हैंड के दर्जा 4 के एग्जेक्टिव्स के अलावा टीम में 17 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें इनशनट रॉक सिटी के किसी भी बाशिंदे ने पहले कभी नहीं देखा था। ये 17 खिलाड़ी इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ना सिर्फ उनके जिस्म बिल्कुल सिया थे, बल्कि उनके पूरे जिस्म पर चमकते हुए निशानात कंधा थे। इन खिलाड़ियों के हाले सुपीरियर मते का रॉकेट्सों से भी ज्यादा ताकतवर थे। जब ये हाले आपस में मिले तो वो एक सुनामी में बदल गए जिसने पूरे शहर और उसके गिरदो नवा को अपनी लपेट में ले लिया। हैरत अंगेज, क्या ये सिंस हैंड का अफवाह वाला बिल्ड स्टैंड नाइट लीजन है? ये सब कुछ नहीं है। यहां तक कि बेस्ट एम्परर भी सिटी लॉर्ड्स मैंशन से बाहर आ गया है। ऐसा लगता है कि इस बार हमें एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। वाकई, मैंने सुना है कि सीक्रेट कोवर्नेट टावर में ज़बह होने के बाद बेस्ट एम्परर मुसलसल जीरो विंग से बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अब जबकि जीरो विंग खुद इसके दरवाजे पर आ गया है, बेस्ट एम्परर जीरो विंग को हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहर की दीवारों के ऊपर खड़े मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन हैरान रह गए जब उन्होंने बेस्ट एम्परर और बिल्ड स्टैंड नाइट्स को नमूदार होते देखा। साथ ही वो सिंस हैंड की दिखाई गई ताकत पर भी दंग रह गए। मशरकी बर्रे आज़म की सुपर पावर्स हमेशा सिंस हैंड से खौफजदा रही थीं और इस सूरत हाल ने मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को काफ़ी उलझन में डाल दिया था। ताहम सिंस हैंड के आला जंगजुओं को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सुपर पावर्स का सिंस हैंड से खौफ बिलावजा नहीं था। इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि सिंस हैंड के पास वाइड रिलिम और इससे ऊपर के 20 से ज्यादा दर्जा 4 के माहिरीन थे, सिर्फ 17 अफवाह वाले बिल्ड स्टैंड नाइट्स ही किसी भी खिलाड़ी की फौज के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थे। बहरहाल, दर्जा 4 का खिलाड़ी भी खौफ से कांप उठेगा अगर उसे एक बिल्ड स्टैंड नाइट का मुकाबला करना पड़े। 17 बिल्ड स्टैंड नाइट्स का बैक वक्त मुकाबला करना तो दूर की बात, वो एक डरावना ख्वाब होगा। थोड़ी देर बाद बेस्ट एम्परर का ग्रुप शहर के गेट के ऊपर पहुंच गया। ये देखकर मुख्तलिफ ताकतों की क़ियादत बेस्ट एम्परर को खुश आमदीद कहने के लिए फौरन आगे बढ़ी। मिरेकल के नायब गिल्ड लीडर्स में से एक 1000 मालिस भी इनमें शामिल था। 1000 मालिस के इक़दामात ने वहां मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को हैरान कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिरेकल जैसी सुपर पावर भी बेस्ट एम्परर के सामने झुकेगी। कुछ सलाम दुआ के जवाब देने के बाद बेस्ट एम्परर अपने मातहतों के साथ हवा में उड़ा और क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर मौजूद सैफ अली को घूरने लगा। उसने फिर सर्द लहजे में कहा, ब्लैक फुलियम, तुम और मैं ओरुक एम्पायर में एक दूसरे के रास्ते से दूर रह सकते थे, फिर भी तुमने मुझ पर हमला करने का इंतखाब किया। जब तक तुम अभी मुआफ़ी मांग लेते हो, मैं फी अलहाल इस तजावुज़ को नज़रअंदाज कर सकता हूं, वरना आज तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। बेस्ट एम्परर के बात खत्म करने के बाद इसके पीछे मौजूद 17 बिल्ड स्टैंड नाइट्स से इवल एनर्जी की एक खौफनाक मिकदार खारिज हुई, जिसने अर्द गिर्द की जगह को मस्ख और धुंधला कर दिया। इवल एनर्जी के अंदर मौजूद खौफनाक ताकत ने उन लोगों को भी थरथरा दिया जो शहर से 1000 गज से ज्यादा दूर भाग चुके थे। मजीद बरा 2 फोर्सेनेट सिलरस क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के पहलुओं में उड़कर आ गए थे, जबकि 30 से ज्यादा इवल डार्क ड्रैगनों ने इसे घेर लिया था, जिससे जीरो विंग के फरार के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे। भागने वाले खिलाड़ियों ने इस मंजर पर अपनी सांसें रोक ली। सिंस हैंड की कमान में ऐसी फौज के साथ गिल्ड एक पूरी सल्तनत का मुकाबला कर सकता था।
लानत है। मैंने सोचा था कि इस बार सेंस हैंड को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा अंदाजा गलत था। जीरो विंग ने हमेशा बका के लिए ब्लैक फुलियम पर भरोसा किया है। अब लगता है कि जीरो विंग को आखिरकार अपने जोड़ का मुकाबला मिल गया है। अगर इस सूरत-ए-हाल को सही तरीके से न संभाला गया तो ब्लैक फुलियम के अलावा यहां मौजूद जीरो विंग के दीगर अरकान शायद जिंदा वापस न जा सकें। उस वक्त एक बेवकूफ भी बता सकता था कि सेंस हैंड की फौजें कितनी ताकतवर थीं। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि दर्जा 5 के जंगजू वाली एनपीसी फोर्स भी सेंस हैंड को इत्तेफाकना नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी, जीरो विंग तो दूर की बात। मुआफी मांगूं, सैफ अली हंसा। बेस्ट एम्परर, ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार तुम मेरे हाथों कैसे मेरे थे? तुम कमीने। सैफ अली की बातों ने बेस्ट एम्परर को आग बगूला कर दिया। ताहम इससे पहले कि बेस्ट एम्परर कुछ और कह पाता, सैफ अली के जिस्म से माना का धमाका हुआ। फौरन ही पूरे इनशनेट रॉक सिटी पर एक नाकाबिल बयान भारी दबाव नाजिल हुआ। वर्ल्ड करीशन। अगले ही लम्हे बेस्ट एम्परर और दीगर लोग एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। यहां तक कि शहर की दीवारों पर खड़े दर्जा 4 के माहिरीन ने भी शदीद दबाव के बाइस खुद को एक घुटने के बिल पाया। चैप्टर 2876 सदमा। नामुमकिन। इनशनेट रॉक सिटी के अंदर मौजूद हर खिलाड़ी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने बेस्ट एम्परर और दीगर दर्जा 4 के जंगजुओं को जमीन पर गिरते देखा। यहां तक कि जीरो विंग के अराकीन भी दंग रह गए। ये मंजर उनके तसव्वुर से बिल्कुल बाहर था। मौजूदा गार्ड्स डोमेन में दर्जा 4 के खिलाड़ी पहले ही आला तरीन जंगजू समझे जाते थे और किसी गिल्ड की बुनियाद को जाहिर करते थे। फिर भी सैफ अली के माना डोमेन के तहत बेस्ट एम्परर और उसकी तरफ के दीगर दर्जा 4 के जंगजू अपनी मामूल की जंगी ताकत का सिर्फ 20% इसके करीब ही दिखा सके। वो उड़ने और अर्ध गिर्द की माना को कंट्रोल करने की अपनी सलाहियत भी खो बैठे। पलक झपकते ही ये वजूद जो असल में गार्ड्स डोमेन की चोटी पर खड़े थे, दर्जा 3 के खिलाड़ियों से मुख्तलिफ नहीं रहे। इस वक्त सैफ अली जैसे दर्जा 5 के खिलाड़ी की तो बात ही छोड़ी, दर्जा 4 के माहिरीन भी इनशनेट रॉक सिटी के मुहाफिजों का कत्ल आम कर सकते थे। ये दर्जा 5 की ताकत है। जब इनशनेट रॉक सिटी से निकलने वाले खिलाड़ियों ने शहर के ऊपर फखर से मंडलाते हुए सैफ अली को देखा तो उनके दिलों में एक नाकाबिल बयान सदमा और दहशत भर गए। गार्ड्स डोमेन के तजर्बाकार खिलाड़ियों के तौर पर वो जानते थे कि दर्जों के दरमियान एक नुमाया फर्क मौजूद है। वो ये भी जानते थे कि दर्जा 5 का खिलाड़ी बिलाशुबा मौजूदा गार्ड्स डोमेन के तमाम खिलाड़ियों में सबसे ऊपर खड़ा है। ताहम दर्जा 5 के खिलाड़ी की ताकत का मुशाहिदा करने के बाद ही वो समझ पाए कि दर्जा 4 और दर्जा 5 के दरमियान कितना बड़ा फर्क है। दर्जा 5 के वजूद के सामने दर्जा 4 के खिलाड़ी अगर हुजूम की हिकमत अमली से जीतने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ अपनी तज़हीक ही करेंगे। ताहम इनशनेट रॉक सिटी के मुहाफिजों में शामिल दर्जा 4 के रॉकिशों की हालत दर्जा 4 के खिलाड़ियों जितनी बुरी नहीं थी। चूंकि राकुशस बुनियादी तौर पर अपने बुनियादी औसाफ पर इन्हिसार करते थे और लड़ाई के लिए अर्ध गिर्द की माना को शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनकी सज़ा दर्जा 4 के खिलाड़ियों जितनी बड़ी नहीं थी। कतनज़र मतेक रैंक के इवल डार्क ड्रैगनों की जंगी ताकत अब भी आधी रह गई थी, जबकि सुपीरियर मतेक रैंक के फोसेनेट सिल्रस की ताकत में 30% कमी आई थी। मजीद बरा वो सब उड़ने की सलाहियत खो बैठे थे। उड़ने की सलाहियत रखने वाले दर्जा 4 के खिलाड़ियों के खिलाफ वो नुमाया नुकसान में होंगे। सब के बरक्स सैफ अली अपने सामने मौजूद मंजर पर हैरान नहीं था। हर कोई ये समझने में नाकाम रहा कि उसका माना डोमेन औसत माना डोमेन से मुख्तलिफ था। वर्ल्ड करीशन के मयार के हामिल वजूद अपने माना डोमेन के अंदर एक छोटी सी दुनिया बना सकते थे। ऐसे माना डोमेन की ताकत औसत माना डोमेन के मुकाबले में बिल्कुल अलग सतह पर थी। यहां तक कि दर्जा 5 का वजूद भी नुकसान में होगा अगर वो किसी दर्जा 5 के वर्ल्ड करीशन माहिर के माना डोमेन में बगैर किसी जवाबी अक़दाम के फंस जाए। दर्जा 4 के खिलाड़ियों और राकिशों की तो बात ही छोड़। दरी असना इस गैर मुतवक्के मोड़ का तजुर्बा करने के बाद बेस्ट एम्परर की आंखों में खौफ की झलक नमूदार हुई। इस सूरत-ए-हाल के बावजूद वो फिर भी तंज से बोला, ब्लैक फुलियम अभी ज्यादा खुश ना हो। मत भूलो कि ये इनशनेट रॉक सिटी है। जैसे ही बेस्ट एम्परर ने बात खत्म की, सिटी लॉर्ड्स मैंशन से एक देव हैकल 3 तहों वाला मैजिक ईरे नमूदार हुआ। मैजिक ईरे ने एक मुख्तसर लम्हे के लिए गिरदो नवा से माना जमा करने के बाद
माना की लहरें खारिज की जिन्होंने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। फौरन ही शहर के मुहाफिजों ने अपने जिस्मों पर मौजूद भारी दबाव को गायब होते महसूस किया। अब अगरचे सैफ अली का माना डोमेन अब भी हर किसी को एक खास हद तक दबाव का शिकार कर रहा था, लेकिन उनकी जंगी ताकत उनकी मामूल की ताकत के 80% तक बहाल हो गई थी। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने उड़ने की सलाहियत भी दोबारा हासिल कर ली थी। सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ जब उसने इनशनेट रॉक सिटी को ढांपने वाली रुकावट को देखा। कितनी ताकतवर रुकावट है! ऐसा लगता है कि तुमने इस शहर में काफी सरमायाकारी की है। उसका माना डोमेन मास्टर मैजिक बैरियर्स को भी बेकार बना सकता था। इसके माना डोमेन का मुकाबला करने के लिए कम अज कम ग्रैंड मास्टर मैजिक बैरियर इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। दरीं असना गार्ड्स डोमेन में ग्रैंड मास्टर मैजिक ईरे नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। एक ऐसे ग्रैंड मास्टर मैजिक ईरे की तो बात ही छोड़ें जो पूरे शहर को ढांप सके। ऐसे मैजिक ईरे के लिए स्क्रूलस के हर सीट की कीमत फरीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स का मुकाबला कर सकती थी। ब्लैक फुलियम, क्या तुम समझते हो कि शहरों का दिफा करने का जरिया सिर्फ तुम्हारे पास है? सैफ अली की तरफ देखते हुए बेस्ट एम्परर ने तंज किया। ये एक इनशनेट ग्रैंड मास्टर मैजिक ईरे है। अगरचे इनशनेट रॉक सिटी अभी मैन सिटी की सतह तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये दिफा के लिहाज से मैन सिटी से कमजोर नहीं है। चाहे तुम दर्जा 5 ही क्यों ना हो, इनशनेट रॉक सिटी को गिराने के बारे में सोचना भी मत। मैन सिटी का दिफाई मैजिक ईरे दर्जा 5 के हमलों को बर्दाश्त करने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। जब तक मैजिक ईरे को तवानाई की मुसलसल फराहमी मिलती रहे, दर्जा 5 के वजूद को भी इसमें दाखिल होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दरीं असना इनशनेट रॉक सिटी के दिफाई मैजिक ईरे की तवानाई की फराहमी को ख़त्म करना ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिर्फ एक दर्जा 5 का वजूद हासिल कर सके। इसके लिए कई दर्जा 5 के अफराद दर्जा 5 की तबाहकुन ताकत वाले मुहासरे के हथियारों की ज़रूरत होगी। ताहम जीरो विंग के पास अब सिर्फ एक दर्जा 5 का जंगजू था। दूसरे लफ्ज़ों में, इनशनेट रॉक सिटी की दिफाई रुकावट को तोड़ना महज एक ख्वाब होगा। जब बेस्ट एम्परर ने बात ख़त्म की, तो इनशनेट रॉक सिटी में मौजूद मुख्तलिफ ताकतों के अरकान ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने फिर सैफ अली की तरफ तंजिया नज़रों से देखा। ब्लैक फुलियम, तो क्या हुआ अगर तुम दर्जा 5 हो? ये दुरुस्त है। तुम अकेले क्या कर सकते हो? जब सैफ अली ने पहले अपना माना डोमेन फैलाया था, तो इनशनेट रॉक सिटी के अंदर मौजूद हर शख्स ने अपने ऊपर जबरदस्त दबाव महसूस किया था। सेंस हैंड के दर्जा 4 के माहिरीन भी इससे मुस्तसन नहीं थे। ताहम अब जबकि इनशनेट रॉक सिटी ने अपना दिफाई मैजिक ईरे तैनात कर दिया था, सैफ अली जैसा दर्जा 5 का खिलाड़ी भी उनके सामने बेबस होगा। अब उन्हें सिर्फ थका देने वाली जंग लड़ने की जरूरत थी, जिससे वो बिल्कुल नहीं डरते थे। बहरहाल, इनशनेट रॉक सिटी ने सेक्रेड हॉट इमोलेट्स की फरोख्त से मैजिक क्रिस्टल्स का एक बड़ा जखीरा जमा कर रखा था। मजीद बरा, बैरूनी दुनिया की एनपीसी अफवाज जल्द ही मशरकी बर्रे आज़म की मकामी अफवाज के खिलाफ दूसरी जंग शुरू कर देंगी, और इस आने वाली जंग में बैरूनी दुनिया की अफवाज जीरो विंग को अपना बुनियादी हदफ बनाएंगी। जीरो विंग इनशनेट रॉक सिटी के साथ थका देने वाली जंग का मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जितना तवील लड़ेंगे, आने वाली जंग में इनकी हालत इतनी ही खराब होगी। गिल्ड लीडर, आइए मिलकर रुकावट पर हमला करें। मैं देखना चाहती हूं कि यह हमारे मुश्तरका हमलों के सामने कितनी देर तक टुक सकता है। फायर डांस ने इनशनेट रॉक सिटी के मगरूर बाशिंदों को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा। ये दुरुस्त है। अगर दर्जा 5 की ताकत वाले स्पील्स की बात है, तो मैं भी कुछ इस्तेमाल कर सकती हूं। मुझे यकीन नहीं आता कि हम इस रुकावट को नहीं तोड़ सकते। जन्नत ने फायर डांस की बात से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। दूसरे दर्जा 4 के खिलाड़ियों के लिए दर्जा 5 की ताकत का मुजाहरा करना वाकई एक मुश्किल काम होगा। ताहम इसका फ्रोसट फुलिमजरत एक आला दर्जे का फरीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार था। इसके साथ वो जो दर्जा 4 के आग और बर्फ की किस्म के स्पील्स कास्ट करती थी, वो दर्जा 5 की ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। जन्नत एक हकीकी मोबाइल ट्रीट थी। अगर वो दर्जा 5 पर तरक्की न पाता, तो वो फायर पावर के लिहाज से जीरो विंग में सबसे ऊपर होती। ताहम किसी शहर का मुहासरा करना राकेशों पर हमला करने से मुख्तलिफ था। शहर के अंदर मौजूद मुहाफिज जन्नत के स्पील्स का मुकाबला करने के लिए हमले कर सकते थे। मुहाफिज इसे बरा रास्त निशाना भी बना सकते थे, जिससे इसे अपने स्पील्स कास्ट करने से रोका जा सकता था। इससे दिफाई मैजिक ईरे को नुकसान पहुंचाने की जन्नत की सलाहियत काफी हद तक कम हो जाएगी।
दिफाई मैजिक ईरे पर सिर्फ कभी कभार दर्जा 5 के हमले होने से शायद ही कोई असर पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ खामोश बैठकर कुछ न करें, है ना? जन्नत ने झुंझलाहट में कहा। अगरचे वो जानती थी कि वो ज्यादा हिस्सा नहीं डाल सकती, लेकिन फिर भी ये कुछ न करने से बेहतर था। मजीद बरा, अगर उन्होंने सिम्स हैंड को उसी तरह तकब्बुर जारी रखने दिया तो उससे जीरो विंग के हौसले को शदीद धचका लगेगा। बहरहाल जीरो विंग पहले ही अवाम के सामने ऐलान कर चुका था कि वो इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा कर लेगा। फी अलहाल हर कोई इस लड़ाई को देख रहा था। इस मैदान जंग से गैर हाजिर मुख्तलिफ ताकतें भी इससे मुस्तसन नहीं थीं। वो सब मैदान जंग के हर पहलू का बगौर मुशाहिदा कर रहे थे और इस मुहासरे के नतीजे का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अगर जीरो विंग जीत गया तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स अब मशरकी बर्रे आज़म पर जीरो विंग की मुज़ाहमत करने का सोचेंगी भी नहीं। ताहम अगर जीरो विंग नाकाम लूटा तो बहुत सी सुपर पावर्स जीरो विंग के खिलाफ मंसूबे बनाना शुरू कर देंगी। वो सैफ अली से निमटने के लिए सिम्स हैंड के साथ इत्तेहाद भी कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना है। जन्नत ने उलझन में सैफ अली की तरफ देखा। उनके सामने मौजूद गिल्ड सिटी मैन सिटी का मुकाबला कर रहा था। वो उसे सिर्फ देखकर कैसे फतह कर सकते थे? वहां मौजूद जीरो विंग के दीगर अरकान भी उलझन में थे। वो ये समझने में नाकाम रहे कि उनके गिल्ड लीडर के जहन में क्या चल रहा है। ताहम सैफ अली ने वजाहत करने की जहमत नहीं की। इसके बजाय वो इनशनेट रॉक सिटी से कई सौ मीटर की बुलंदी पर उड़ा और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके मंत्र पढ़ने से अर्द गिर्द की माना इसकी तरफ उमड़ आई। सैफ अली के इक़दामात देखकर इनशनेट रॉक सिटी के मुहाफिज हंसे। क्या तुम दर्जा 5 का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो? बेस्ट एम्परर ने सैफ अली की तरफ देखते हुए तंज किया। ये महज एक फजूल कोशिश है। दर्जा 5 के सौरुड सेनेट की तो बात ही छोड़ी, दर्जा 5 का डिवाइन भी इनशनेट रॉक सिटी के दिफाई मैजिकीरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। फ्लाइंग शिप को निशाना बनाएं। बेस्ट एम्परर ने सैफ अली के हमले को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कमजोर दर्जा 4 के हमले सैफ अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ताहम क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के लिए मामला मुख्तलिफ था। फ्लाइंग शिप दर्जा 4 के हमलों की बौछार के सामने ज्यादा देर नहीं टुक सकेगी। वो जल्द ही गिर जाएगी, चाहे जीरो विंग के दर्जा 4 के माहिरीन इसका दिफा ही क्यों ना करें। शहर की दीवारों के ऊपर मौजूद बहुत से दर्जा 4 के जादुई क्लासेस ने फौरन अपने अपने स्पील्स कास्ट करना शुरू कर दिए, जबकि दीगर दर्जा 4 के रेंजड क्लासेस ने फ्लाइंग शिप पर हमले शुरू कर दिए। 30 से ज्यादा इवल डार्क ड्रैगन आसमान की तरफ बढ़े और फ्लाइंग शिप पर बमबारी शुरू कर दी। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार जीरो विंग के अरकान ने अपने जिस्मों पर एक गैर मरी दबाव महसूस किया। आने वाले हमलों को देखकर फायर डांस जल्दी से चलाई। जादुई क्लासेस दिफाई मैजिकीरे तैनात करे। दर्जा 5 का लेजेंडरी राकुशस भी तकलीफ उठाएगा अगर वो 100 से ज्यादा दर्जा 4 के अफराद के हमलों का मुकाबला करने की कोशिश करे। इन जैसे दर्जा 4 के खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़। मजीद बरा, क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के पास सिर्फ दर्जा 4 की जंगी ताकत थी। ताहम जैसे ही दोनों फरीक आपस में टकराने वाले थे, सैफ अली ने अपने मंत्र का आखिरी मिसरा मुकम्मल कर लिया। अचानक आसमान तारीक हो गया और इनशनेट रॉक सिटी के ऊपर 1000 गज से ज्यादा फैला हुआ एक खलाई शिगाफ नमूदार हुआ। खलाई शिगाफ ने ऐसा महसूस कराया जैसे आसमान गिरने वाला है, जिसने लामहला सब की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ब्लैक फुलियम क्या करने की कोशिश कर रहा है? देव हैकल खलाई शिगाफ को देखते हुए हर किसी के जहन में सवालात उभरे। साथ ही हर किसी ने अपने दिल में एक नाकाबिल बयान ठंडक महसूस की। वो खलाई शिगाफ में किसी खौफनाक चीज को महसूस कर सकते थे और इस एहसास ने उनकी रूहों को भी दहशत से थरथरा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, खलाई शिगाफ से 4 मंजिला इमारत जितना बड़ा एक देव हैकल पंजा बाहर निकला। इसके बाद एक बहुत बड़ा हेौला खलाई शिगाफ से आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ, जिसने आसमान को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। जब आखिरकार हर किसी ने इस ह्योले की शनाख्त पहचान ली, तो वो हक्का बका रह गए। एक ड्रैगन। चैप्टर 2877 डिवाइन ड्रैगन की हैबत। एक दर्जा 4 का ड्रैगन। ये एक हकीकी दर्जा 4 का ड्रैगन है। गार्ड्स डोमेन का कोई भी तजर्बाकार खिलाड़ी ड्रैगन कहलाने वाली मखलूकात के बारे में जरूर जानता होगा। इनशनेट रॉक सिटी के बाशिंदे, जो औसतन दर्जा 3 पर थे,
ड्रैगनों के बारे में और भी बेहतर समझ रखते थे। ताहम जब इनशनेट रॉक सिटी में हर किसी ने आसमान में ड्रैगन को देखा तो वो आखिरकार समझ गए कि ड्रैगन कितने खौफनाक होते हैं। दर्जा 4 का ड्रैगन जो अभी इनशनेट रॉक सिटी के ऊपर नमूदार हुआ था वो तकरीबन 500 मीटर लंबा था। इसके देव हैकल जिस्म ने सूरज को छुपा दिया था। इसका हाला कई हजार गज के रदिस में फैला हुआ था, जिससे इस इलाके में मौजूद हर दर्जा 3 का खिलाड़ी गैर इरादी तौर पर कांप उठा। इनशनेट रॉक सिटी की हिफाजत करने वाले दर्जा 4 के इविल डार्क ड्रैगनों के मुकाबले में ये दर्जा 4 का ड्रैगन एक देवता की तरह था। ये जाली है, ये यकीनन जाली है। एक खिलाड़ी एक हकीकी दर्जा 4 के ड्रैगन को कैसे बिला सकता है? शहर की दीवारों के ऊपर खड़े मुख्तलिफ ताकतों के माहिरीन ने सदमे और दहशत के तासुरात जाहिर किए। दर्जा 4 का ड्रैगन दर्जा 5 के वजूद का मुकाबला करता है। मौजूदा दर्जा 4 के खिलाड़ी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसी तरह ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे खिलाड़ी कंट्रोल कर सकें। इसके बावजूद सैफ अली ने एक दर्जा 4 के ड्रैगन को बिला लिया था। वो इस पर कैसे यकीन कर सकते थे? ये सूरत हाल सैफ अली की दर्जा 5 में तरक्की से भी ज्यादा नाकाबिल यकीन और हैरान कुन थी। बहरहाल काफी वक्त मिलने पर एक ड्रैगन बगैर किसी नाकामी के दर्जा 5 तक पहुंच जाएगा। दरीं असना दर्जा 5 का ड्रैगन अमली तौर पर गार्ड्स डोमेन में एक नाकाबिल तस्खीर वजूद होता है। सब लोग घबराएं नहीं। अगरचे दर्जा 4 का ड्रैगन खौफनाक है, लेकिन इनशनेट रॉक सिटी का दिफाई मैजिक ईरे भी कमजोर नहीं है। सेंस हॉट के गिल्ड लीडर फ्यूरियस फर्स्ट ने घबराए हुए मुहाफिजों को देखकर जल्दी से आवाज लगाई। ये सिर्फ एक और दर्जा 5 का जंगजू है। जब तक हम अपनी ताकतें यकजा करेंगे, ब्लैक फुलियम फिर भी हमारे सामने बेबस रहेगा। फ्यूरियस फर्स्ट की बातों ने इनशनेट रॉक सिटी के माहिरीन को किसी हद तक पुरसुकून कर दिया। जब उन्हें याद आया कि शहर का दिफाई मैजिक ईरे कितना गैर मामूली है, तो उन्होंने महसूस किया कि जीरो विंग के हमले के खिलाफ दिफा करना नामुमकिन नहीं होगा। ताहम इस जंग का नतीजा कुछ भी हो, गालिबन गार्ड्स डोमेन में अब कोई भी जीरो विंग को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। जीरो विंग बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड्स डोमेन का नंबर 1 गिल्ड बन जाएगा। बहरहाल गार्ड्स डोमेन में कौन सी खिलाड़ियों की ताकत दर्जा 5 के खिलाड़ी और दर्जा 4 के ड्रैगन के इम्तिजाज का मुकाबला कर सकती है? इस वक्त मिरेकल के नायब गिल्ड लीडर्स में से एक 1000 मालिस का चेहरा नाकाबिल बयान हद तक पीला पड़ गया जब उसने आसमान में ड्रैगन को देखा। 1000 मालिस की जर्दी को महसूस करते हुए फ्यूरियस फर्स्ट ने पूछा, नायब गिल्ड लीडर मालिस, क्या हुआ? क्या इस ड्रैगन के साथ कोई मसला है? चाहे फ्यूरियस फर्स्ट ने अपने आम इनेटिफिकेशन स्कल से आसमान में मंडलाते हुए ड्रैगन का कितनी ही बार मुआयना किया हो, नतीजा यही निकला कि ये ड्रैगन असली था। मजीद बरा, इसमें कोई शक नहीं था कि ड्रैगन दर्जा 4 का था और वो लेवल 165 तक पहुंच चुका था। ताहम वो आला दर्जे के इनेटिफिकेशन स्कल के बगैर ड्रैगन के बारे में मजीद मालूमात हासिल नहीं कर सका था। मिरेकल के नायब गिल्ड लीडर के तौर पर 1000 मालिस के पास आला दर्जे का इनेटिफिकेशन स्कल होना चाहिए था, इसलिए अगर वो कुछ मजीद मालूमात देखने में कामयाब हो गया हो तो यह हैरान कुन नहीं होगा। 1000 मालिस के चेहरे पर मायूसी की झलक नमूदार हुई जब उसने कहा, वो सिर्फ एक ड्रैगन नहीं है, वो एक डिवाइन ड्रैगन है, एक सिल्वर डिवाइन ड्रैगन। डिवाइन ड्रैगन? फ्यूरियस फर्स्ट दंग रह गया। 1000 मालिस को घूरते हुए इसने मुतालबा किया, भाई मालिस, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे है ना? अगर तुम कर रहे हो तो ये मजाक बिल्कुल भी मुज़हका-खेज नहीं है। डिवाइन ड्रैगन, ड्रैगन नस्ल के बादशाह होते हैं। एक आम ड्रैगन और एक डिवाइन ड्रैगन में इतना ही फर्क होता है जितना एक आम राकुशस और आर्केकिसिस में होता है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ तख्लीकात हैं। 1000 मालिस ने फ्यूरियस फर्स्ट की तरफ मोड़कर तलखी से मुस्कुराते हुए कहा, काश ऐसा ही होता, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? 1000 मालिस को ड्रैगन पर अपना आला दर्जे का इनेटिफिकेशन स्कल इस्तेमाल करने पर अफसोस हुआ। अगर उसने मजीद तहकीक न की होती तो वो अपने दिल में जीत की कुछ उम्मीद रखता। अब ताहम ऐसी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। दरीं असना जब इनशनेट रॉक सिटी से भागने वाले खिलाड़ियों ने दूर सिल्वर डिवाइन ड्रैगन को देखा तो वो तवील वक्त तक हक्का बका रह गए। क्या यही वजह है कि जीरो विंग इनशनेट रॉक सिटी पर हमला करने में पुरएतमाद था? एक डिवाइन ड्रैगन? मैं यकीनन ख्वाब देख रहा हूं। ये दुरुस्त है, ये यकीनन एक ख्वाब है। मैं अभी दर्जा 4 तक पहुंचा हूं,
तो ब्लैक फुलियम दर्जा 5 तक कैसे पहुंच सकता है और पहले ही एक डिवाइन ड्रैगन पर कंट्रोल कैसे हासिल कर सकता है? ये एक ख्वाब है। बहुत से लोगों ने आसमान में सिल्वर डिवाइन ड्रैगन को देखकर खुद को धोखा देना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी हकीकत का सामना करने को तैयार नहीं था। ताहम बेस्ट एम्परर, जो शहर के गेट के ऊपर खड़ा था, हार मानने का कोई इरादा नहीं रखता था। आसमान में ड्रैगन को घूरते हुए उसने दीवानावार अंदाज में चीख कर कहा, ब्लैक फुलियम, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास डिवाइन ड्रैगन है? मेरा इनशनेट ग्रैंड मास्टर मैजिक ईरे उसे रोक सकता है। बेस्ट एम्परर के अपनी बात जारी रखने से पहले आसमान में मौजूद सिल्वर डिवाइन ड्रैगन ने अचानक अपना मुंह खोला। अगले ही लम्हे 10,000 गज के रदिस में मौजूद तमाम माना गायब हो गई और इस इलाके में मौजूद हर शख्स ने नाकाबिल बयान घुटन महसूस की। धाड़, एक कान फाड़ देने वाली धाड़ के साथ इलाही रोशनी की एक लहर ने पूरे इनशनेट रॉक सिटी को अपनी लपेट में ले लिया। डिवाइन ड्रैगन्स बरत। जब चमकती हुई इलाही रोशनी इनशनेट रॉक सिटी पर नाजिल हुई तो उसने कई दसियों हजार गज के रदिस में मौजूद तमाम खिलाड़ियों को अपनी आंखें ढांपने पर मजबूर कर दिया। इलाही रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो गई और तब ही हर किसी ने सांस के हमले के असरात का मुआयना करने के लिए दोबारा अपनी आंखें खोल। ये कैसे नामुमकिन? जब इनशनेट रॉक सिटी से कई हजार गज दूर खड़े खिलाड़ियों ने शहर को दोबारा देखा तो वो मुकम्मल तौर पर दंग रह गए। डिवाइन ड्रैगन की सांस ने सिर्फ इनशनेट रॉक सिटी के दिफाई मैजिक ईरे को ही नहीं तोड़ा था, उसने शहर के वस्त में मौजूद बुलंद ओबाला सिटी लॉर्ड्स मैंशन को भी बुखारात बना दिया था, साथ ही शहर के तकरीबन हर खिलाड़ी और इमारत को भी। उनकी जगह एक देव हैकलगड़ा बन गया था जो पूरे शहर में फैला हुआ था। सिर्फ शहर की दीवारों पर मौजूद दर्जा 4 के माहिरीन जो बरवक्त अपनी लाइफ सेविंग स्किल्स को फाल करने में कामयाब रहे थे और 2 फोसेनेट सिलर्स इस हमले में बच पाए थे। इनशनेट रॉक सिटी की चारदीवारी के अंदर मौजूद हर चीज बंजर जमीन में बदल गई थी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बेस्ट एम्परर अपने शहर के बाकियात को देखकर अफरातफरी और जुनून का शिकार हो गया। और वो अकेला नहीं था। क्यूरियस फर्स्ट का दिमाग भी इस तबाकुन मंजर पर काम करना छोड़ गया, इसका जिस्म बेबसी से जमीन पर ढेर हो गया। सीआर, वो तमाम सरमायाकारी जो हमने की थी, वो तमाम फौजें जो हमने जमा की थीं, सब खत्म, जैसे वो महज एक मजाक हो। 1000 मालिस, जो इस आजमाइश में बच गया था, तवील वक्त तक बेजबान रहा। एक हमला। इनशनेट रॉक सिटी, जो मैन सिटीज का मुकाबला करने वाला शहर था, इसे गायब होने में सिर्फ एक हमला लगा। कौन उस पर यकीन कर सकता है? क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार जीरो विंग के अरकान भी इस मंजर पर दंग रह गए। ये खास तौर पर जी लोरोंग और क्रिम्सन मास्क के लिए सच था, जो हाल ही में मगरबी बर्रे आजम में सरगर्म रहे थे। इन दोनों के दिलों में एक नाकाबिल बयान सदमा भर गया। मगरबी बर्रे आजम में ड्रैगनों की तबाकुन ताकत और इस बारे में कि कैसे एक सांस का हमला पूरे शहरों को तबाह कर सकता है, दास्तानी मशहूर थी। ऐसी कहानियां भी थीं कि मुमलिकतें इसलिए तबाह हो गईं क्योंकि उन्होंने ड्रैगन को नाराज किया था। इससे पहले जी लोरोंग और क्रिम्सन मास्क उन कहानियों को महज लोग दास्तानें समझते थे। अब वो आखिरकार समझ गए कि वो कहानियां गॉड्स डोमेन को सजाने के लिए महज अफसाने नहीं बल्कि हकायक थे। हकीकत में सैफ अली भी इस नतीजे पर हैरान था। ये एक डिवाइन ड्रैगन की ताकत है। जब सैफ अली ने अपने सामने खंडरात और ऑरबैक के बेनियाज रवैये को देखा तो वो एक लम्हे के लिए अल्फाज खो बैठा। सैफ अली ने माजी में दर्जा 6 के गार्ड रैंक माहिरीन को अकेले शहरों को तबाह करते देखा था। ताहम इन दर्जा 6 के गार्ड रैंक माहिरीन की दिखाई गई ताकत के मुकाबले में ऑरबैक की कारकर्दगी ने सैफ अली को कहीं ज्यादा बड़ा सदमा पहुंचाया। इसकी वजह यह थी कि ऑरबैक अभी सिर्फ दर्जा 4 पर था। असल में सैफ अली ने सोचा था कि ऑरबैक की सांस का हमला ज्यादा से ज्यादा दिफाई मैजिक ईरे की तवानाई का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर देगा। फिर भी पूरा शहर गायब हो गया था। वो दीवाने बेस्ट एम्परर की तरफ माजरत खाहाना नजरों से देखे बगैर न रह सका। वो बेस्ट एम्परर को यह बताना भी चाहता था कि इसने ये जानबूझ कर नहीं किया था। यकीनन जबकि सैफ अली को बेस्ट एम्परर पर तरस आ रहा था, उसने इसे कोई रियायत नहीं दिखाई। इब्बिसिल ब्लेड को मियान से निकालते हुए उसने दर्जा 4 के डार्कनेस बाइंड को फाल किया, जिससे बेस्ट एम्परर और दीगर बच जाने वाले मुहाफिजों को जकड़ लिया गया। अब जबकि इनशनेट रॉक सिटी का दिफाई मैजिक ईरे खत्म हो चुका था,
बेस्ट एम्परर और दीगर सैफ अली के माना डोमेन की पूरी ताकत के जेर असर थे। अर्द गिर्द की माना को कंट्रोल करने की सलाहियत के बगैर बेस्ट एम्परर और दीगर बुनियादी तौर पर औसत से बेहतर बुनियादी औसाफ वाले दर्जा 3 के खिलाड़ी थे। लिहाजा वो सैफ अली की मुजाहमत करने के बिल्कुल नाअहल थे और आसानी से पकड़े गए, और डार्कनेस बाइंड की कैद में वो मरना चाहिए तब भी नहीं मर सकते थे। सैफ अली के इनशनेट रॉक सिटी को तबाह करने और बेस्ट एम्परर और दीगर को पकड़ने के बाद इस जंग की खबर पूरे गार्ड्स डोमेन में जंगल की आग की तरह फैल गई। चैप्टर 2878 इनशनेट रॉक सिटी का राज। फायर ड्रैगन एम्पायर, फुलियम ड्रैगन सिटी, मैथोलॉजी की रहाइशगाह। दर्जा 3 का एक रेंजर मैथोलॉजी के एग्जेक्टिव्स के जेर कब्जा मीटिंग रूम में घुस आया, जिससे सत्तू चिंग तियान और कमरे में मौजूद दीगर अफराद की नागवारी मोल ली। रेंजर की तरफ देखते हुए सत्तू चिंग तियान ने नाखुश लहजे में पूछा, क्या कुछ हुआ है? ये जीरो विंग की खबर है, रेंजर ने जल्दी से कहा। आपके अहकामात के मुताबिक हमने जीरो विंग पर नजर रखी हुई है, ताहम अभी थोड़ी देर पहले जीरो विंग ने इनशनेट रॉक सिटी को तबाह कर दिया। रेंजर की बात सुनकर कोल्ड शेडो ने मशकूक अंदाज में जवाब दिया, नामुमकिन। जीरो विंग को इनशनेट रॉक सिटी पहुंचे हुए अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। चाहे ब्लैक फुलियम दर्जा 5 ही क्यों ना हो, वो इतनी जल्दी शहर पर कब्जा नहीं कर सकते। इनशनेट रॉक सिटी बेस्ट एम्परर का गढ़ था और इस शख्स ने शहर को अरसा दराज से मुसल्लाह कर रखा था। बेस्ट एम्परर को ईवल गॉड्स टेम्पल की पुष्टपनाही भी हासिल थी, जो वार गॉड्स टेम्पल के खिलाफ जाने की सलाहियत रखने वाला एक ताकतवर वजूद था। अगरचे सैफ अली दर्जा 5 का खिलाड़ी था, लेकिन इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा करना मुश्किल होना चाहिए था। नहीं, नायब गिल्ड लीडर जीरो विंग ने इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा नहीं किया। उसने एक ही वार में पूरे शहर को नीस्तो नाबूद कर दिया। इनशनेट रॉक सिटी अब एक खंडर बन चुका है, रेंजर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने फिर एक मैजिक क्रिस्टल रिकॉर्डर निकाला और इसे मीटिंग टेबल पर रख दिया। ये वो जंगी वीडियो है जो हमें मौसूल हुई है। फौरन ही मैजिक क्रिस्टल रिकॉर्डर ने एक ड्रैगन की तस्वीर पेश की। सिर्फ एक सांस के हमले के साथ इस ड्रैगन ने पूरे इनशनेट रॉक सिटी को बराबर कर दिया, जिससे कोई चीज महफूज न रही। एक दर्जा 4 का डिवाइन ड्रैगन। उसने एक ही वार में पूरे इनशनेट रॉक सिटी को तबाह कर दिया। मीटिंग रूम में एक लम्हे के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई जब मैथोलॉजी के एग्जेक्टिव्स उदास तासुरात के साथ वीडियो प्रोजेक्शन को घूरने लगे। उनकी आंखों में सदमा और खौफ भी नमूदार हुआ। उनकी हैरत इतनी वाज़े थी कि रिपोर्टिंग करने वाला दर्जा 3 का रेंजर भी इसे महसूस कर सकता था। कोई ताज्जुब नहीं कि इसने हमारे 2 गिल्ड्स की शराकत दारी को ठुकराने की हिम्मत की। तो यही इसके एतमाद की वजह है। कोल्ड शेडो ने वीडियो प्रोजेक्शन में दर्जा 4 के डिवाइन ड्रैगन और तबाहशुदा इनशनेट रॉक सिटी को पेचीदा जज्बात के साथ देखा। सैफ अली माजी में एक मामूली किरदार था जो उसकी तवज्जो के लायक नहीं था जब जीरो विंग अपने इलाकों के दिफा के लिए बैरूनी अशिया पर इन्हिसार करने वाला गिल्ड था। फिर भी सैफ अली और जीरो विंग अब दोनों हकीकी टाइनस थे जिन्हें मैथोलॉजी भी नाराज नहीं कर सकती थी और ना ही करने की हिम्मत करेगी। इससे भी ज्यादा मुज़हका खेज बात यह थी कि अभी थोड़ी देर पहले मैथोलॉजी के एग्जेक्टिव्स खुफिया तौर पर जीरो विंग से बदला लेने के बारे में बहस कर रहे थे। अब ताहम ब्लैक फुलियम, मैंने वाकई पहले तुम्हें कम समझा था। सत्तू चिंग तियान की नजरें ठंडी हो गईं जब उसने वीडियो प्रोजेक्शन की तरफ देखा। अपने दिल में मौजूद हिचकिचाहट को दबाते हुए उसने आहिस्ता से कहा, जीरो विंग के खिलाफ उन तमाम जवाबी कार्रवाइयों को आर्जी तौर पर रोक दो जिन पर हमने पहले बहस की थी। सैफ अली के सत्तू चिंग तियान को जीरो विंग सिटी में मारने की खबर गार्ड्स डोमेन की तकरीबन हर सपर पावर तक पहुंच चुकी थी। नतीजे के तौर पर सत्तू चिंग तियान की साख खाक में मिल गई थी। अगरचे सत्तू चिंग तियान जीरो विंग से बदला लेने के लिए बेताब था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त ऐसा करना खुदकुशी से कम नहीं होगा। दर्जा 5 के खिलाड़ी और ऐसे खौफनाक डिवाइन ड्रैगन की मुश्तरका ताकत के साथ जीरो विंग गार्ड्स डोमेन के हर गिल्ड सिटी को तबाह कर सकता था। लानत है, क्या हम जीरो विंग को इसी तरह जाने देंगे? मैथोलॉजी के एक एग्जीक्यूटिव ने नफरत भरी आवाज में शिकायत की। सत्तू चिंग तियान ने सर हिलाया। सैफ अली की प्रोजेक्टेड तस्वीर की तरफ देखते हुए उसने तंज किया, बिल्कुल नहीं। अब हमें सिर्फ एक काम करने की जरूरत है और वो है इंतजार। हम दूसरी जंग के शुरू होने तक इंतजार करेंगे।
चाहे जीरो विंग के पास ब्लैक फुलियम और वो डिवाइन ड्रैगन ही क्यों ना हो, वो फिर भी बैरूनी दुनिया की पेश कदमी को नहीं रोक सकता। इसके अलावा दर्जा 5 की तरक्की के सुराग के लिए कदीम खंडरात की तलाश शुरू कर दो। किसी भी कीमत पर दरेर न करो। हमारे पास अपना दर्जा 5 होना चाहिए। अगरचे सत्तू चिंग तियान इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था, लेकिन दर्जा 4 का दौर अब खत्म हो चुका था। दर्जा 5 के खिलाड़ी मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगे। अगर मैथोलॉजी के पास अपना दर्जा 5 का खिलाड़ी न हुआ, तो 5 बड़े सपर गिल्ड्स में से एक के तौर पर उसकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। सत्तू चिंग तियान के हुक्म जारी करने के फौरन बाद गार्ड्स डोमेन की दीगर सपर पावर्स ने भी इसी तरह के अहकामात जारी किए। उन्होंने कदीम खंडरात में सुराग तलाश करना शुरू कर दिए ताकि उनके दर्जा 4 के माहिरीन को जल्द अज जल्द दर्जा 5 पर तरक्की पाने में मदद मिल सके, जबकि वो खामोशी से वर्ल्ड्स की दूसरी जंग की आमद का इंतजार करने लगे। दरी असना ओरुक एम्पायर के इनशनट रॉक सिटी के अंदर फायर डांस और जीरो विंग के दीगर दर्जा 4 के माहिरीन ने आखिरकार बच जाने वाले 2 फोसेनेट सिल्लर्स को मार डाला। इन 2 सुपीरियर मते कराकिशों की मौत ने हर किसी को EXP की एक बड़ी मिकदार फराहम की, और वो सब कम अज कम एक लेवल हासिल करने में कामयाब रहे। ताहम फोसेनेट सिल्लर्स की फराहम करदा EXP के मुकाबले में सैफ अली उन सियापत्थरों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था जो उन दोनों राकिशों ने मौत के बाद गिराए थे। पहले जब भी खिलाड़ी मते का रैंक के फोसेनेट रॉकिशों को मारते थे, तो आखिरी वार करने वाले खिलाड़ी के जिस्म में गहरे भूरी रंग की धुंध दाखिल हो जाती थी। ये धुंध तवील अरसे के लिए माना के साथ खिलाड़ी की वाबस्तगी को बढ़ा देती थी। यही वजह थी कि सैफ अली ने फोसेनेट सिल्लर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी और उसके बजाय फायर डांस और दीगर को उन दोनों राकिशों को मारने की इजाजत दी थी। फिर भी इन दोनों सिल्लर्स के जिस्मों से कोई धुंध खारिज नहीं हुई। इसके बजाय इनमें से हर एक ने मुट्ठी के बराबर एक पत्थर गिराया। कितनी कसीफ सिविल एनर्जी है। सैफ अली हैरान रह गया जब उसने इन 2 सिया पत्थरों पर अपने हवास फैलाए। जब इसका इर्तिकाज दर्जा 5 तक पहुंच गया था, तो उसकी रूह भी मियारी तौर पर बेहतर हो गई थी। ये इसकी रूह के माए होने के मुतरादिफ था। ताहम सिया पत्थर में मौजूद सिविल एनर्जी के मुकाबले में इसकी सिविल एनर्जी कुछ भी नहीं थी। बहरहाल ये 2 पत्थर ठोस सिविल एनर्जी थे। गिल्ड लीडर, क्या वो चीजें मुफीद हैं? कोला ने तजस्सुस से पूछा जब इसने सैफ अली के हाथों में सिया पत्थरों को देखा। इससे भी बढ़कर मुस्कुराते हुए सैफ अली ने जीरो विंग के अरकान से कहा, ये फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स से भी बेहतर है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसका इर्तिकाज दर्जा 4 के पैक मेयार पर हो? जीरो विंग के अरकान के एक दूसरे की तरफ देखने के बाद सिर्फ वानिया आगे बढ़ी। गिल्ड लीडर, मेरा इर्तिकाज हाल ही में दर्जा 4 के पैक मेयार तक पहुंचा है। ताहम दोनों नायब गिल्ड लीडर्स को भी इस मेयार तक पहुंच जाना चाहिए था। बहुत अच्छा, ये सिविल स्टोन लो। इसके बाद कोई पुरसुकून जगह तलाश करो और उसे खा लो। इसे तुम्हारे इर्तिकाज के मेयार को बढ़ाना चाहिए। अगर तुम खुशकिस्मत हो तो तुम उसे दर्जा 5 तक भी ले जा सकती हो, सैफ अली ने सिया पत्थरों में से एक वानिया के हवाले करते हुए कहा। उसने फिर दूसरों से कहा, अगर कोई और दर्जा 4 के पैक मेयार तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो आप मुझसे ये सिविल स्टोन हासिल कर सकते हैं। जीरो विंग के दीगर अरकान ने अपने सर हिलाए। इनमें से किसी ने भी सैफ अली के तकसीम के तरीके पर एतराज नहीं किया। ताहम जब एक कोने में जकड़े हुए बेस्ट एम्परर ने सैफ अली के इक़दामात देखे तो वो सैफ अली का गला घूंट देना चाहता था। सैफ अली दर हकीकत 2 फोसेनेट सिल्लर्स के कोर को नाश्ते के तौर पर समझ रहा था और दूसरों को उसे खाने दे रहा था। ये महज इश्तियाल अंगेज था। उसने इन 2 फोसेनेट सिल्लर्स को दसियों हजार दर्जा 3 के खिलाड़ियों की रूहें खिलाई थीं ताकि उनके कवर्स को सिविल कोर में तब्दील किया जा सके। जब तक इसके पास सिविल कोर होता, वो एक और फोसेनेट सिल्लर बना सकता था। फिर भी वानिया को उन सिविल कवर्स में से एक नाश्ते के तौर पर मिल गया। ब्लैक फुलियम, तुम उसकी कीमत चुकाओगे? बेस्ट एम्परर सैफ अली को घूरते हुए धाड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे पकड़ लिया है। ईवल गॉड्स टेम्पल का उरूज पहले ही एक तयशदा हकीकत है। उस वक्त फोसेनेट फौज जीरो विंग के हर फर्द को निगल जाएगी। शदा हकीकत, सैफ अली हंसा। जकड़े हुए बेस्ट एम्परर की तरफ देखते हुए उसने दूर तबाशदा सेंस हैंड की रहाइशगाह की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम अपनी गिल्ड रहाइशगाह के नीचे इस खुफिया सरजमीन के बारे में बात कर रहे हो? मम नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बेस्ट एम्परर घबराहट में हकला कर बोला।
अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि दर्जा 5 एक मजाक है? सैफ अली ने बेस्ट एम्परर पर अपनी आंखें घुमाई। जब तक इनशनेट रॉक सिटी का दिफाई मैजिक ईरे फाल था, सैफ अली खुफिया सरजमीन के वजूद को महसूस नहीं कर सका था। ताहम दिफाई मैजिक ईरे के खत्म होने के साथ इनशनेट रॉक सिटी में कोई भी चीज इसके दर्जा 5 के वर्ल्ड क्रिएशन माना डोमेन से नहीं छप सकती थी। मजीद बरा, सैफ अली को पहले ही इस बात पर शक था कि बेस्ट एम्परर इनशनेट रॉक सिटी को इसकी मौजूदा सतह तक कैसे तैयार करने में कामयाब हुआ। जीरो विंग ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी और जीरो विंग सिटी को तैयार करने के लिए वसाइल की एक फलक शिगाफ मिकदार सिर्फ की थी। फिर भी दोनों शहर अभी तक इंटरमीडिएट सिटीज के तौर पर फंसे हुए थे, एडवांस्ड सिटीज बनने से बहुत दूर थे। तो इनशनेट रॉक सिटी एक एडवांस सिटी के तौर पर कैसे तैयार हुआ जो मैन सिटी बनने के करीब था? सिर्फ एक बेवकूफ ही इस बात पर शक नहीं करेगा कि इस कामयाबी के पीछे कोई राज छुपा है। ब्लैक फुलियम बेस्ट एम्परर सैफ अली के तमस्खुर पर एक लम्हे के लिए गुस्से में आ गया। ताहम वो जल्द ही पुरसुकून हो गया और बोला, तो क्या हुआ अगर तुमने इवल गॉड्स सीक्रेट लैंड दरियाफ्त कर ली है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका दिफा कर सकते हो? चाहे तुमने मुझे पकड़ लिया हो, मैं फिर भी ये मालूमात पूरे गॉड्स डोमेन में फैला दूंगा। उस वक्त बैरूनी दुनिया की ताकतें भी यहां खिंची चली आएंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सब को रोक सकते हो? इवल गॉड्स सीक्रेट लैंड असल में उसका सबसे बड़ा राज था और ऐसी चीज जिसमें उसने भारी सरमायाकारी की थी। ये खुफिया सरजमीन ही उसकी मौजूदा ताकत हासिल करने की वजह थी। अगरचे इवल गॉड्स सीक्रेट लैंड इन लोगों के लिए नुमाया तौर पर कम मददगार होगी जो इवल गॉड्स टेम्पल से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इसके फवाइद फिर भी गॉड्स डोमेन में हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी थे। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा? अचानक सैफ अली ने फ्यूरियस फर्स्ट पर एक वार किया, जिससे वो फौरन हलाक हो गया। जैसे ही फ्यूरियस फर्स्ट बेबसी से जमीन पर गिरा और रोशनी के उनगिनत जर्रात में तब्दील हो गया, इसकी जगह 2 अशिया नमूदार हुईं। इन 2 अशिया में से जो फ्यूरियस फर्स्ट ने गिराई थी, एक एपिक आलात का टुकड़ा था, जबकि दूसरा एक टोकन था। बेस्ट एम्परर का चेहरा पीला पड़ गया जब इसने टोकन देखा। ये टोकन कोई और नहीं बल्कि इनशनेट रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड्स टोकन था। इस टोकन के साथ कोई भी इनशनेट रॉक सिटी का कंट्रोल हासिल कर सकता था। सिर्फ बेस्ट एम्परर ये नहीं समझ सका कि सैफ अली को कैसे मालूम हुआ कि फ्यूरियस फर्स्ट के पास सिटी लॉर्ड्स टोकन था। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी है, सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ जब उसने सिटी लॉर्ड्स टोकन देखा। ये पहली ही हलाकत पर गिर गया। बेस्ट एम्परर सैफ अली की बात सुनकर तकरीबन बेहोश हो गया। बेस्ट एम्परर जो नहीं जानता था वो ये था कि बेस्ट एम्परर के अलावा सैफ अली की राय में बाकी तमाम अफराद कैदियों के तौर पर कोई अहमियत नहीं रखते थे। दरी असना सिटी लॉर्ड्स टोकन को शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, वरना ये कुछ वक्त के बाद खुद ब खुद सिटी लॉर्ड्स मैंशन में टेलीपोर्ट हो जाएगा। और सिटी लॉर्ड्स टोकन कितना कीमती था, बेस्ट एम्परर कुदरती तौर पर उसे किसी के पास भी नहीं छोड़ेगा। टोकन रखने वाला शख्स कम अज कम सेंस हैंड का दर्जा 4 का गिल्ड एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। लिहाजा अगर फ्यूरियस फर्स्ट ने सिटी लॉर्ड्स टोकन न गिराया होता तो सैफ अली सेंस हैंड के दर्जा 4 के माहिरीन को एक एक करके मारता जब तक कि वो गिर न जाता। जिस लम्हे सैफ अली ने सिटी लॉर्ड्स टोकन उठाया, इसके कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। चैप्टर 2879 ओ बेपना दौलत। सिस्टम मुबारक हो, अपने इनशनेट रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड्स टोकन हासिल कर लिया है। क्या आप टोकन को बाइंड करना चाहते हैं? एक बार बाइंड होने के बाद आप इनशनेट रॉक सिटी के हुक्मरान बन जाएंगे और शहर पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लेंगे। सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के टोकन बाइंड करने का इंतखाब किया। सिस्टम बाइंडिंग जारी है। आपको 4 घंटे बाद इनशनेट रॉक सिटी पर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो जाएगा। इन 4 घंटों के दौरान आपको शहर से 1000 गज से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस इलाके को छोड़ देते हैं या इस दौरान मारे जाते हैं तो बाइंडिंग का अमल मनसूख हो जाएगा और आप एक कुदरती दिन तक दोबारा बाइंडिंग की कोशिश नहीं कर सकते। CES 4 घंटे। सैफ अली नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा हैरान हुआ। क्या यह पहले ही मैन सिटी के मैयार तक पहुंच चुका है? जब कोई किसी गिल्ड सिटी के सिटी लॉर्ड्स टोकन को बाइंड करने की कोशिश करता है तो बाइंडिंग का वक्त शहर के रैंक पर मुनहसर होता है। मैन सिटी की सतह के गिल्ड सिटीज को बाइंड होने में आमतौर पर 4 से 6 घंटे लगते हैं। गिल्ड लीडर, क्या कुछ हुआ है?
فائر ڈانس نے پوچھا جب اس نے سیف علی کے عجیب تاثرات دیکھے۔ کچھ نہیں ہے، میں نے بس یہ توقع نہیں کی تھی کہ اینشنٹ راک سٹی اتنا خاص ہوگا، سیف علی نے غصے میں بھرے بیسٹ ایمپرر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، چونکہ ہمیں 4 گھنٹے انتظار کرنا ہے تو آئیے اس ایول گارڈز سیکرٹ لینڈ کا دورہ کرتے ہیں۔ بلیک فولیم ابھی زیادہ خوش نہ ہو۔ اینشنٹ راک سٹی حاصل کرنے کے باوجود یہ بے سود ہے۔ وہ خفیہ سرزمین ایسی جگہ نہیں ہے جسے تم چھو سکو۔ میرے داخل ہونے کے طریقے کے بغیر تم اس خفیہ سرزمین کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بیسٹ ایمپرر نے طنز کیا۔ میں اس خفیہ سرزمین میں داخل ہونے کے طریقے تمہارے تمام دشمنوں اور یہاں تک کہ ان بیرونی دنیا کے لوگوں میں پھیلا دوں گا۔ اس وقت تم صرف دیکھ سکتے ہو جب وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس خفیہ سرزمین کے تمام خزانے لے جائیں گے۔ زیرو ونگ اینشنٹ راک سٹی حاصل کرنے کے بعد واقعی اپنا بہتر دفاع کر سکتا تھا، تاہم بیسٹ ایمپرر یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ بیرونی دنیا کی طاقتیں پہلے ہی زیرو ونگ کو اپنی آنکھوں کا کانٹا سمجھ چکی ہیں۔ ایک بار جب بیرونی دنیا کی فوج پہنچ گئی تو نہ اسٹار مون کنگڈم بچے گا اور نہ ہی اوروک ایمپائر۔ اس وقت بیرونی دنیا کی طاقتیں سیف علی سے ایول گارڈز سیکرٹ لینڈ چھین لیں گی اور سیف علی ان کی مزاحمت کرنے میں بے بس ہوگا۔ تاہم سیف علی نے بیسٹ ایمپرر کو نظر انداز کیا اور زیرو ونگ کے ارکان کو سینس ہینڈ کی رہائش گاہ کی طرف لے گیا۔ اگرچہ اینشنٹ راک سٹی اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا اور سینس ہینڈ کی رہائش گاہ برابر ہو چکی تھی، لیکن گلڈ گودام پہلی زیر زمین منزل پر واقع تھا، اس لیے سینس ہینڈ کا گلڈ گودام محفوظ رہا۔ سیف علی کے گروپ نے گودام کی حفاظت کرنے والے ایک درجہ 4 کے این پی سی اور کئی درجہ 3 کے این پی سیز سے نمٹنے کے بعد اس تک مکمل رسائی حاصل کر لی۔ زیرو ونگ کے ہر فرد کے منہ میں پانی آ گیا جب انہوں نے سینس ہینڈ کے گلڈ گودام میں قدم رکھا۔ گودام، جو 2 کھیلوں کے اسٹیڈیم کے برابر تھا، ہر طرح کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ فرش سونے کے سکوں سے ڈھکا ہوا تھا اور میجک کرسٹلز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک نظر میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہاں کم از کم 30 لاکھ سونے کے سکے اور 40 لاکھ میجک کرسٹلز موجود تھے۔ میجک کرسٹلز کا یہ ذخیرہ زیرو ونگ کے ذخیرے سے صرف تھوڑا سا کم تھا۔ ہم امیر ہو گئے، گلڈ لیڈر، ہم امیر ہو گئے، فائر ڈانس نے گودام کے گرد دیکھتے ہوئے جوش میں پکارا۔ ان تمام سکوں اور میجک کرسٹلز کے ساتھ ہمیں اب اپنے شہروں کی عمارتوں کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زیرو ونگ سٹی کے عوامی افتتاح نے واقعی بہت زیادہ اضافی آمدنی پیدا کی تھی۔ بدقسمتی سے گلڈ کے اخراجات اب بھی اس رقم سے زیادہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیرو ونگ سٹی کے عوامی افتتاح نے شہر کی سیکیورٹی میں اضافے کو ناگزیر بنا دیا تھا۔ شہر کو 30,000 اسامیوں میں سے زیادہ بھرنے کے لیے بہت سے این پی سی سپاہیوں کو بھرتی کرنا پڑا۔ اگرچہ زیرو ونگ سٹی کے مین سٹی ہونے کی وجہ سے زیرو ونگ کرائے کے سپاہیوں کو فراہم کیے جانے والے فوائد میں کمی کر سکتا تھا، لیکن لیول 150 پلس درجہ 3 کے این پی سیز کو ملازمت دینے کی لاگت اب بھی زیادہ تھی۔ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درجہ 3 کے این پی سی کو برقرار رکھنے کی لاگت 5 سونے کے سکے تھی۔ اگر زیرو ونگ سٹی اپنی تمام 30,000 سپاہیوں کی اسامیاں درجہ 3 کے این پی سیز سے بھر دیتا ہے تو صرف این پی سی سپاہیوں کی روزانہ کی دیکھ بھال کا کل خرچہ 1,50,000 سونا ہوگا۔ مزید برآں اس میں ابھی این پی سیز کے ہتھیار اور آلات درجہ 4 کے کرائے کے این پی سیز کی دیکھ بھال کی لاگت شامل نہیں تھی۔ سادہ الفاظ میں زیرو ونگ سٹی کے عوامی افتتاح کے بعد زیرو ونگ کے روزانہ کے اخراجات آسمان کو چھونے لگے تھے۔ اس وقت گلڈ کا سکوں کا ذخیرہ تقریباً خالی ہونے کے قریب تھا۔ خوش قسمتی سے سینس ہینڈ کے تعاون کی بدولت زیرو ونگ کا گودام جلد ہی دوبارہ بھر جائے گا۔ فائر ڈانس کی خوشی دیکھ کر سیف علی نے اس حقیقت کو چھپانے کا فیصلہ کیا کہ اینشنٹ راک سٹی کی تعمیر نو شاید یہ تمام رقم کھا جائے گی۔ زیرو ونگ کو شاید اضافی فنڈز فراہم کرنے کی بھی ضرورت پڑے۔ گلڈ لیڈر، جلدی یہاں آئیں۔ یہاں 7 لومینریز کرسٹلز موجود ہیں، کالو بھائی نے اپنے جتنا اونچا ایک صندوق کھولنے کے بعد کہا۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے بات جاری رکھی، یہاں کم از کم 50,000 یونٹس موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس موجود مقدار سے بھی زیادہ ہے۔ سیف علی کے مغربی براعظم روانہ ہونے سے پہلے اس نے کالو بھائی کو زیادہ سے زیادہ 7 لومینریز کرسٹلز حاصل کرنے کا کام سونپا تھا، لہٰذا کالو بھائی نے ان کرسٹلز کو خاص اہمیت دی۔ تاہم
जीरो विंग के गोदाम में उसकी कोशिशों के बावजूद उस वक्त सिर्फ 30,000 यूनिट 7 लोमैनरेज क्रिस्टल मौजूद थे, और अगर आर्कटिक कीनैन पर जीरो विंग की इजारादारी न होती तो ये मिकदार इससे भी कम होती। फिर भी सेंस हैंड के गोदाम में 50,000 यूनिट से ज्यादा 7 लोमैनरेज क्रिस्टल मौजूद थे। ये कुछ भी नहीं है। कालू भाई, मेरी जगह पर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल दौलत क्या होती है, कोला ने पुकारा, जो गोदाम के एक दूसरे कोने में खड़ा था। उसने अपने पास मौजूद पहाड़ जैसे बड़े संदूकों की तरफ इशारा किया। यहां मौजूद ये तमाम संदूक एपिक मवाद या इससे ऊपर के मवाद से भरे हुए हैं। जहां तक मैं बता सकता हूं, यहां कम अज कम 3 लाख एपिक मवाद, 20,000 उनफेरियर लेजेंडरी मवाद और 3,000 लेजेंडरी मवाद मौजूद हैं। हर कोई, बशमूल सैफ अली, कोला की बातें सुनकर दंग रह गया। ये किसी ममलुकत के खजाने की सतह पर था। आम ममलिकतें शायद इस मेयार तक ना पहुंच सकें। सिर्फ आला दर्जे की ममलुकतों के पास ही इतने नायाब मवाद होंगे। ताहम, कोला की बातें सुनकर बेस्ट एम्परर, जिसे घसीट कर गोदाम लाया गया था, का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। इसकी आंखें खून आलूद हो गईं। उसने ये मवाद सेनेट फौज के साथ मुतादिद ममलुकतों को लूटकर और लातादाद एनपीसी शहरों को तबाह करके जमा किया था। फिर भी उसकी तमाम कोशिशों का फायदा आखिरकार जीरो विंग को हुआ। इसके बाद सैफ अली ने कालू भाई को गोदाम की सफाई करने और हर चीज जीरो विंग सिटी के गिल्ड गोदाम में मुंतकिल करने का काम सौंपा। उसने फिर फायर डांस और दीगर को दूसरी जेर जमीन मंजिल पर एक खुफिया कमरे में ले गया। खुफिया कमरा सिर्फ एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर था, जिसके बीच में एक बिल्कुल सिया दरवाजा था। कमरे में दाखिल होते ही फायर डांस और दीगर ने अपने जिस्मों को एक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर दबाव में घिरा हुआ महसूस किया। फायर डांस पहले ही अपनी माना बॉडी को 110% तकमील की शरह से आगे बढ़ा चुकी थी, फिर भी इसे खुफिया कमरे के अंदर चलने में दुश्वारी हो रही थी। 3 कदम चलने के बाद दबाव इतना शदीद था कि वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रही थी। अगर कोई आम दर्जा 4 का खिलाड़ी इस कमरे में दाखिल होता तो वो गालिबन फर्श पर ढेर हो जाता, एक कदम भी आगे बढ़ने के काबिल ना रहता। हा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग ईवल गॉड्स सीक्रेट लैंड को कभी नहीं छू सकोगे। बेस्ट एम्परर हंसा जब उसने फायर डांस और दीगर को साकित देखा। उसने फिर सैफ अली की तरफ देखा और तंज किया, ब्लैक फुलियम, चाहे तुम दर्जा 5 ही क्यों ना हो, मामला वही है। मेरे खास तरीके के बगैर तुम में से कोई भी दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। बेस्ट एम्परर पहले ही दर्जा 4 के पैक पर पहुंच चुका था। उसे ईवल गॉड का प्रस्तार होने का फायदा भी हासिल था। इसके बावजूद इसे ईवल गॉड सीक्रेट लैंड में दाखिल होने के लिए जिदोजहद करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि बेस्ट एम्परर को यकीन था कि सैफ अली ईवल गॉड्स सीक्रेट लैंड के सामने बेबस होगा, चाहे इसने इसका वजूद दरियाफ्त ही क्यों ना कर लिया हो। क्या ऐसा ही है? सैफ अली हंसते हुए बेस्ट एम्परर पर नजर डालकर खुफिया कमरे में दाखिल हुआ। चैप्टर 2880 गॉड मोड सीक्रेट लैंड। कितने बड़े बोल हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। बेस्ट एम्परर ने तमस्खुर और इत्मीनान के साथ देखा जब सैफ अली खुफिया कमरे में दाखिल हुआ। इसे पूरा यकीन था कि ईवल गॉड्स सीक्रेट लैंड सैफ अली को पीछे धकेल देगी। ताहम सैफ अली के कमरे में दाखिल होने के बाद 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, बज़ाहिर इस दबाव से बेनियाज जो सिया दरवाजा डाल रहा था, सैफ अली बगैर रुके 20 कदम आगे बढ़ा। उसने किसी किस्म की तकलीफ के आसार जाहिर नहीं किए। ऐसा लगता था जैसे वो दबाव जिसने दर्जा 4 के पैक माहिरीन को भी बेबस कर दिया था, इसके लिए कुछ भी नहीं था। बेस्ट एम्परर के दिल में उलझन उमड़ आई जब इसने सैफ अली को देखा। क्या हो रहा है? जब सैफ अली सिया दरवाजे के सामने पहुंचा तो बेस्ट एम्परर तो दूर की बात, फायर डांस और दीगर भी दंग रह गए। आपने ये कैसे किया? गिल्ड लीडर फायर डांस ने पूछा। वो अपना तजस्सुस मजीद ना रोक सकी। उसने खुफिया कमरे से जो दबाव महसूस किया था उसकी शिद्दत बेमिसाल थी। यहां तक कि लाइट फोर्जेड सिटी में उसने जिस डिवाइन माइट का तजुर्बा किया था वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कमरे में 3 कदम रखने के बाद वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी थी। वो अपने पांव भी नहीं उठा पा रही थी। अगरचे दर्जा 5 के खिलाड़ी वाकई दर्जा 4 के खिलाड़ियों से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन यह फर्क इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। मंतिकी तौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं था कि सैफ अली कमरे के दबाव से बिल्कुल मुतासिर ना हो। फायर डांस के सवाल पर जीरो विंग के दीगर अरकान ने भी तजस्सुस से सैफ अली की तरफ देखा।
میں نے یہ کیسے کیا؟ سب کے متجسس تاثرات دیکھ کر سیف علی ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں بس یہاں چل کر آیا ہوں، ظاہر ہے۔ تاہم میں نے ایک چھوٹی سی تکنیک ضرور استعمال کی ہے۔ تکنیک زیرو ونگ کے ارکان ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئے۔ انہوں نے سیف علی کے چلنے کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں دیکھی تھی۔ وہ محض عام طریقے سے دروازے تک چل کر گیا تھا۔ مزید برآں، کوئی تکنیک اتنے خوفناک دباؤ کو مکمل طور پر کیسے کم کر سکتی ہے؟ تاہم جب بیسٹ ایمپرر نے سیف علی کی باتیں سنیں تو وہ اسے اس طرح گھورنے لگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نہیں، ناممکن! تم کون ہو؟ تم ایسی تکنیک کیسے جان سکتے ہو؟ اس سیاہ دروازے تک پہنچنے کے لیے واقعی ایک چال تھی۔ تاہم بیسٹ ایمپرر نے کبھی کسی کو یہ چال نہیں بتائی تھی۔ وہ گارڈز ڈومین کا واحد کھلاڑی تھا جو اسے جانتا تھا۔ مزید برآں، اگر کوئی چال جانتا بھی ہو تب بھی وہ ایول گارڈ کی برکت کے بغیر دروازے کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سیف علی بیسٹ ایمپرر پر اپنی آنکھیں گھمائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے درکار تکنیک واقعی پیچیدہ ہے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ مانا کے مختلف عناصر کو کنٹرول کرنے کی بنیادی تکنیک صرف ایول گارڈز ٹیمپل تک محدود ہے؟ جب سیف علی نے سیاہ دروازہ اور وہ رکاوٹ دیکھی جس کا سامنا فائر ڈانس اور دیگر کو خفیہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد کرنا پڑا تھا، تو اس نے جلدی سے خفیہ کمرے اور ڈریگن ٹیمپل کے آزمائشی علاقے کے درمیان ایک مماثلت محسوس کی۔ ڈریگن ٹیمپل کی آزمائش میں کھلاڑیوں کو مانا کے مختلف عناصر کا استعمال کرتے ہوئے ایک پل بنانا پڑتا تھا۔ دوسری طرف خفیہ کمرہ افراتفری والی مانا سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ دروازے کے جتنا قریب جائیں، ارد گرد کی مانا اتنی ہی زیادہ افراتفری کا شکار تھی۔ کھلاڑیوں کو جو کرنے کی ضرورت تھی وہ اس افراتفری والی مانا کو اس کی اصل حالت میں واپس لانا تھا۔ صرف ایسا کرنے سے ہی کھلاڑی دروازے کے قریب جا سکتے تھے۔ سادہ الفاظ میں، دونوں جگہیں مانا کے مختلف عناصر کے کھلاڑیوں کے استعمال کا امتحان لیتی تھیں۔ سیف علی کے لیے، جو پہلے ہی مانا کے مختلف عناصر کے بنیادی استعمال میں مہارت حاصل کر چکا تھا، سیاہ دروازے تک پہنچنا بہت آسان کام تھا۔ یہ ڈریگن ٹیمپل کی آزمائش سے کہیں زیادہ آسان تھا، جس میں اسے بہت زیادہ ارتکاز خرچ کرنے اور مانا کی ایک بڑی مقدار کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ دوسری طرف خفیہ کمرے نے اس کے ارتکاز پر بوجھ نہیں ڈالا اور نہ ہی اسے بہت زیادہ مانا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑی۔ خفیہ سرزمین کو ایک طرف رکھیں، یہ کمرہ ان لوگوں کے لیے تربیت کی کافی اچھی جگہ ہے جو مانا کے مختلف عناصر کے بنیادی استعمال کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ خفیہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سیف علی نے خوشی سے کہا، میں اس بارے میں فکر مند تھا کہ اس میں سب کی مدد کیسے کروں، تو اس نے میرا بہت سا وقت بچا لیا ہے۔ مانا کے انفرادی عناصر کو آزادانہ طور پر کنٹرول کرنا سیکھنا آسان نہیں تھا۔ چاہے وہ زیرو ونگ کے ارکان کو وضاحت فراہم کر بھی دیتا، تربیت کا عمل بغیر کسی حوالے کے انتہائی غیر مؤثر ہوتا۔ وہ کسی غلط سمت میں بھی جا سکتے تھے۔ خفیہ کمرے نے اتفاق سے کھلاڑیوں کو مانا کے مختلف عناصر کے اپنے استعمال کو جانچنے کے لیے ایک ماحول فراہم کر دیا تھا۔ یہ بلا شبہ ایک قیمتی تربیتی میدان تھا۔ اگر کوئی یہاں تربیت کرتا ہے تو اسے درجہ 5 پر ترقی پانے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ درجہ 5 کی مانا باڈی بنانے میں مانا کے انفرادی عناصر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت انتہائی اہم تھی۔ جب بیسٹ ایمپرر نے سیف علی کی باتیں سنیں تو وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش بیسٹ ایمپرر کو نظر انداز کرتے ہوئے سیف علی نے اپنی نظریں سیاہ دروازے پر جما دیں۔ دروازہ 5 میٹر اونچا اور 2 میٹر چوڑا تھا، جو ایسے مواد سے بنا تھا جسے سیف علی نہیں پہچانتا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک بالکل سیاہ بھنور نے اس کا استقبال کیا۔ بھنور سے ڈیوائن مائٹ خارج ہو رہی تھی، اور درجہ 4 اس سے نیچے کے کھلاڑیوں کو اس بھنور میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ سیف علی نے لومنیشنٹ آئیز سے بھنور کا معائنہ کیا تو اس کے سامنے معلومات کی چند سطریں نمودار ہوئیں۔ ایول گارڈز سیکرٹ لینڈ، گارڈ موڈ سیکرٹ لینڈ، ریڈ لیول 150200۔ کتنی طاقتور خفیہ سرزمین ہے! دکھائی گئی معلومات نے سیف علی کو دنگ کر دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بیسٹ ایمپرر کو کیوں یقین تھا کہ وہ ایول گارڈز سیکرٹ لینڈ حاصل نہیں کر سکتا۔ سیکرٹ لینڈز گارڈز ڈومین میں ڈنجنز کی طرح تھیں۔ ان کا رینک جتنا اونچا ہوتا، ان کے ریڈ کی مشکل اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ گارڈ موڈ خفیہ سرزمینوں کے لیے مشکل ترین درجہ تھا۔ تاہم ڈنجنز کے برعکس خفیہ سرزمینیں ریسیٹ نہیں ہوتی تھیں۔ سیف علی کی یادوں کے مطابق پورے گارڈز ڈومین میں لیول 150 پلس کی 10 سے بھی کم گارڈ موڈ سیکرٹ لینڈز موجود تھیں۔
दरीं असना दर्जा 6 के गार्ड रैंक माहिरीन भी लेवल 150 प्लस की गार्ड मोड सीक्रेट लैंड में हलाक हो सकते थे। ताहम खिलाड़ियों की लातादाद ताकतें लेवल 150 प्लस की गार्ड मोड सीक्रेट लैंड में दाखिल होने की कोशिश करेंगी। ये एक ऐसी जगह भी थी जहां तमाम दर्जा 5 के खिलाड़ियों को दाखिल होना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि उन खुफिया सरजमीनों में दर्जा 6 की तरक्की के सुराग मौजूद थे। कौन सा खिलाड़ी जो दर्जा 5 तक पहुंच चुका हो मजीद आगे बढ़ने और दर्जा 6 तक पहुंचने की ख्वाहिश नहीं करेगा। लिहाजा गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें किसी भी लेवल 150 प्लस की गार्ड मोड सीक्रेट लैंड के नमूदार होने पर इसके लिए लड़ेंगी। ऐसा लगता है कि अब मुझे हर हाल में इनशनेट रॉक सिटी का दिफा करना होगा। सैफ अली ने ईवल गार्ड्स सीक्रेट लैंड की तरफ देखते हुए आह भरी। बैरूनी दुनिया की अफवाज के हमले की वजह से इसका इरादा इनशनेट रॉक सिटी का सिर्फ आर्जी तौर पर दिफा करना था। बहरहाल जीरो विंग के पास महदूद जंगी ताकत थी। इसकी मौजूदा हालत में बैरूनी दुनिया के खिलाड़ियों और एनपीसी अफवाज से सिर्फ उन गिल्ड सिटीज का दिफा करना ही मुश्किल होगा जो उसके पास पहले से मौजूद थे। फहरिस्त में इनशनेट रॉक सिटी का इजाफा करना गिल्ड के लिए मामलात को मजीद मुश्किल बना देगा। ताहम ईवल गार्ड्स सीक्रेट लैंड गैर मामूली थी। सैफ अली शायद इसे नज़रअंदाज कर देता अगर ये सिर्फ एक इश्वरा मोड सीक्रेट लैंड होती, लेकिन लेवल 150 प्लस की गार्ड मोड सीक्रेट लैंड ऐसी चीज थी जिसकी इसे हर कीमत पर हिफाजत करनी थी। बहरहाल इस मेयार की दूसरी खुफिया सरजमीन तलाश करना इसके लिए भी आसान नहीं होगा। लेवल 150 प्लस की गार्ड मोड सीक्रेट लैंड्स के दाखिली रास्ते आमतौर पर बेतरतीब मकामात पर नमूदार होते थे और सिर्फ एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए मौजूद रहते थे। इस तरह इसकी पिछली जिंदगी में किसी भी सुपर पावर ने कभी लेवल 150 प्लस की गार्ड मोड सीक्रेट लैंड पर कब्जा नहीं किया था। दूसरी तरफ इनशनेट रॉक सिटी में ईवल गार्ड्स सीक्रेट लैंड का दाखिली रास्ता मुस्तकिल था। उसने दाखिली रास्ते की कदर में जबरदस्त इजाफा कर दिया था। मजीद बरा ये ईवल गार्ड्स सीक्रेट लैंड सैफ अली की दर्जा 6 में तरक्की की क्लीद भी साबित हो सकती थी। इसके बाद जीरो विंग के लॉजिस्टिक अरकान ने सिंस हैंड के गोदाम की तलाशी लेना शुरू कर दी, जबकि सैफ अली ने फायर डांस और दीगर को माना के मुख्तलिफ अनासिर को कंट्रोल करने की बुनियादी तकनीक सिखाई। इसी तरह पलक झपकते में 4 घंटे गुजर गए और सैफ अली को एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम मुबारक हो, आप इनशनेट रॉक सिटी के हुक्मरान बन गए हैं। क्या आप इनशनेट रॉक सिटी की तामीर नो करना चाहते हैं? तामीर नो करो, सैफ अली ने पुख्ता लहजे में कहा। सिस्टम एक गार्ड मोड सीक्रेट लैंड दरियाफ्त हुई है। क्या आप खुफिया सरजमीन को इनशनेट रॉक सिटी के साथ जम करना चाहते हैं? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।